डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्शन नंबर 1 जो ये कहता है कि मेरे पास में समय नहीं। जैसे ही मैंने मेहता साहब को कॉल किया, मैंने मेहता साहब को बोला कि सर नमस्कार, मेरा नाम आनंद ठाकर है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूं, और मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपका नंबर मुझे आपकी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है ना, आदर्श विद्यालय में, उस स्कूल के प्रिंसिपल ने सर मुझे आपका नंबर दिया है। और आपका नंबर देने की वजह यह है कि जब हमारी कंपनी के चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हमारे पास में है, उस विषय पे हमने प्रिंसिपल साहब से बात करी तो उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने बोला कि आप हमारी स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स को जाकर के जरूर मिलिए। तो सर आपकी बेटी पिंकी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं 22 मिनट का एक समय चाहता था आपसे, तो सर कल शाम को 8:30 बजे मिल सकते हैं कि 9 बजे चलेगा, है ना? तो इस समय पर मेहता साहब ने बोला कि आनंद भाई अभी मेरे पास में समय बिल्कुल नहीं है, ऐसा उन्होंने मेरे को ऑब्जेक्शन दिया। तो अगर मैं इसको गलत तरीके से हैंडल करता हूं तो कैसे करता हूं, मैं उनको पूछूंगा सर कब तक फ्री हो जाएंगे, या तो सर आपके पास में कब समय होगा, क्या मैं 2 दिन के बाद आपको कॉल करूं? इसे कहते हैं गलत तरीके से हैंडल करना। लेकिन हमने पहले ही देखा कि कस्टमर की मुझसे ना मिलने की इच्छा से मेरी कस्टमर को मिलने की इच्छा हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं इसे हैंडल कैसे करूंगा? मेहता साहब यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप यकीन माने, अगर मैं आदर्श विद्यालय के बच्चों के माँ बाप को फोन कर रहा हूं और मैं इस उम्मीद के साथ में करूं कि ये फ्री रहने वाले लोग हैं, तो सर मुझसे बड़ा बेवकूफ आदमी और कोई हो नहीं सकता। क्योंकि आपकी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है वो कोई ऐसा वैसा स्कूल नहीं है, वहां पर प्रोग्रेसिव माँ बाप जो होते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, और प्रोग्रेसिव आदमी का बिजी होना बहुत स्वाभाविक है सर। लेकिन मेहता साहब, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमें हमारे अपने बिजी शेड्यूल में से भी कुछ मिनट निकालने पड़ते हैं, क्योंकि वो बच्चों के भविष्य के साथ में जुड़ी हुई बात होती है। और मैं एक बात का आपको यकीन दिला सकता हूं मेहता साहब, कि आने वाले कल की शाम को 8:30 बजे जब मैं आपसे 22 मिनट का एक मुलाकात करूंगा, तो मैं और कुछ नहीं तो इतना वादा तो कर सकता हूं कि आपको ये बात का जरूर एहसास होगा कि आनंद भाई को मिलने के लिए या आनंद जी को मिलने के लिए मैंने जो 22 मिनट का वक्त निकाला, वो निकाल करके मैंने कोई गलती नहीं की। तो सर कल शाम को 8:30 बजे मिले या 9 बजे चलेगा, मैंने इस तरीके से इसको हैंडल किया। माय डियर फ्रेंड्स प्लीज समझिएगा, मैंने शुरुआत कहां से की? सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। फिर मैंने क्या किया? आपकी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है उस स्कूल के माँ बाप, उस स्कूल के बच्चों के माँ बाप फ्री हो, ऐसा मैं सोच ही नहीं सकता। लेकिन सर हमें इसी बिजी शेड्यूल में से हमारे बच्चों के लिए थोड़े से मिनट निकालने चाहिए, क्योंकि वो उनके भविष्य की बात है। और मैं इस बात का प्रॉमिस दे सकता हूं कि कल शाम को 8:30 बजे जब मैं आपको 22 मिनट के लिए मिलूंगा, तो आपको मिलकर के ऐसा लगेगा कि 22 मिनट अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल करके आपने कोई गलती नहीं करी। ठीक है, इस प्रकार से मैंने हैंडल किया, और लास्ट में मैंने इसको क्लोज भी किया, है ना? क्लोज भी करना है तो सर कल शाम को 8:30 बजे ठीक रहेगा कि 9 बजे चलेगा, ऐसा मैंने एक जो है डायलॉग मारा। ठीक है, तो जब भी कोई आपको ये बोले कि मेरे पास में समय नहीं है या तो मैं बहुत बिजी हूं, तो कभी भी उसको ये मत बोलिए कि सर कब तक फ्री हो जाएंगे, सर कब समय होगा आपके पास में। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसे कहते हैं मिस हैंडल करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते ऑब्जेक्शन नंबर 2 की तरफ, कि मुझे इंश्योरेंस में दिलचस्पी नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ऑब्जेक्शन है, सबसे पहली चीज ये अपॉइंटमेंट लेवल का ऑब्जेक्शन है। मान लो कि मेहता साहब को मेरा कॉल अभी चालू है, उन्होंने मेरे को ये ऑब्जेक्शन दिया, मैंने उनसे जब पहला वाला ऑब्जेक्शन मैंने हैंडल किया और उन्होंने मेरे को ये बोला था कि भैया मतलब मेरे पास में टाइम नहीं है, तो मैंने उसको हैंडल किया कि सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप जैसे बिजी आदमी से बात करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और बिजी आदमी होना ये प्रोग्रेस की निशानी है। लेकिन मेहता साहब में हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ता है, क्योंकि उनके भविष्य की बात है। और जब मेहता साहब कल शाम को 8:30 बजे आप मेरे से 22 मिनट का मुलाकात करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आनंद भाई को मिलने के लिए जो मैंने 22 मिनट का टाइम निकाला, ये निकाल करके मैंने कोई गलती नहीं करी। ठीक है, ऐसा मैंने हैंडल किया। तो इन्होंने दूसरा एक ऑब्जेक्शन दिया कि बॉस मेरे को इंटरेस्ट इंश्योरेंस में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। तो मैं इमीडिएटली पहला सेंटेंस क्या निकलेगा? कभी भी डिसएग्री स्टेटमेंट देना नहीं है। दूसरा कि कभी भी कस्टमर को ये नहीं पूछना है कि सर इंटरेस्ट क्यों नहीं है। ठीक है, ये डायलॉग कभी मारना नहीं, बहुत ही घटिया और गंदा डायलॉग है, ये कभी नहीं मारना, ये बहुत खतरनाक जवाब आपको देगा और आपका इंटरेस्ट खत्म कर देगा इंश्योरेंस में, है ना? तो बिल्कुल हमारा सेल्स का साइंस क्या बोलता है? सेल्स का साइंस ये बोलता है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कस्टमर जो भी बोले, शुरुआत कहां से होगी? सर यू आर एब्सोल्युटली
राइट, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इंश्योरेंस में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि इंश्योरेंस क्या कर सकता है। लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आपको पिंकी के उज्जवल भविष्य में इंटरेस्ट होगा, आपको इस बात में इंटरेस्ट होगा कि मेरी मौजूदगी और गैर मौजूदगी, इन दोनों ही परिस्थितियों में मेरा परिवार आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। आपको इस बात में इंटरेस्ट होगा कि जब एक ऐसा समय आएगा आज से 25-30 साल के बाद में, कि जब मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, उस समय पर भी मैं आत्मसम्मान के साथ में जी पाऊं। अगर इन बातों में आपको दिलचस्पी है तो मैं एक बात का सर आपको गारंटी दे सकता हूं कि कल शाम को 8:30 बजे अपन मिलेंगे, तो हमारी 22 मिनट की मुलाकात के बाद आपको ये महसूस होगा मेहता साहब कि इंश्योरेंस वाकई में दिलचस्पी लेने वाली चीज है। मेरी जो दिलचस्पियां है, उन दिलचस्पियों को अगर मैं पूरा करना चाहता हूं तो इंश्योरेंस में दिलचस्पी लेनी पड़ेगी, है ना। तो सर कल शाम को 8:30 बजे मिले कि 9 बजे चलेगा, ऐसा मैंने एक डायलॉग मारा माइडी, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्शन के बाद में लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर थर्ड ऑब्जेक्शन। जो तीसरा ऑब्जेक्शन हमें आता है वो क्या आता है? इंश्योरेंस में रिटर्न बहुत कम है, इंश्योरेंस में मिलता कुछ नहीं है, है ना। बाकी सब चीजों में रिटर्न बहुत ज्यादा है, म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा है, एसआईपी में रिटर्न ज्यादा है, इक्विटी मार्केट में रिटर्न ज्यादा है, प्रॉपर्टी में रिटर्न ज्यादा है, इंश्योरेंस में रिटर्न बहुत कम है। ये सवाल जो है, ये एक्चुअल में अगर देखा जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो ये ऑब्जेक्शन हमें आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्शन हमें आना ही चाहिए, नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट अवर कप ऑफ टी। ये हमारे धंधे में नहीं आना चाहिए। रीजन क्या है मालूम है? इंश्योरेंस प्रोडक्ट अलग है, इंश्योरेंस रिटर्न का प्रोडक्ट नहीं है, समझिएगा। इंश्योरेंस का बेसिक चीज क्या है मालूम है? मेरी गई हुई जवानी जब मेरे बुढ़ापे में रिटर्न नहीं आएगी, तो मेरे आत्मसम्मान से मेरी जिंदगी को जीने के लिए मेरे को पैसा चाहिए, वो इंश्योरेंस दे सकता है। मतलब गई हुई जवानी जब रिटर्न नहीं आती बुढ़ापे में, और मैं काम करने के लिए सक्षम नहीं हूं, तब मेरे को जो आत्मसम्मान से जीने के लिए जो पैसा चाहिए वो इंश्योरेंस दे सकता है। दूसरा, सुबह निकला हुआ आदमी अगर शाम को रिटर्न नहीं आता, तो इंश्योरेंस का रिटर्न ज्यादा आता है। समझ में आ रहा है? सुबह निकला हुआ अगर शाम को रिटर्न नहीं आता, तो इंश्योरेंस का रिटर्न बहुत ज्यादा आता है। लेकिन ये प्रोडक्ट जो है, ये रिटर्न का प्रोडक्ट नहीं है। ये ऑब्जेक्शन हमें आता क्यों है मालूम है? क्योंकि हम हमारे प्रोडक्ट को एक अलग तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। हम एक ऐसे गेम में कूद जाते हैं जिस गेम में हम कोशिश ये करते हैं कि हम ये साबित कर दे कि म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन में इंश्योरेंस में रिटर्न ज्यादा आता है। हम ये साबित कर दे कि प्रॉपर्टी की कंपैरिजन में इंश्योरेंस में रिटर्न ज्यादा आता है। और इसीलिए फिर लोग आईआईआर लेकर के हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं कि तुम्हारा आईआईआर इतना है, हमारा आईआईआर इतना है, तुम्हारा यील्ड इतना है, हमारा यील्ड इतना है। इस कंपटीशन में जो हम घुस जाते हैं, मतलब इसे ये कह सकते हैं कि एक 55 किलो का वेट वाला आदमी 55 केजी बॉक्सिंग में जाने की बजाय वो एक अलग रिंग में घुस गया और गलत बॉक्सरों के साथ में भिड़ रहा है। वो अलग है, अपन अलग है। अगर मैं एप्पल हूं तो वो बनाना है, अगर मैं बनाना हूं तो वो एप्पल है। इन दोनों की कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी हमें ऑब्जेक्शन बहुत बार आता है। रीजन क्या है मालूम है? हम शुरुआत ही करते हैं कि इंश्योरेंस में रिटर्न इतना आता है। हम कस्टमर को ये समझाते ही नहीं है कि इंश्योरेंस बेसिकली है क्या। आप सोचिए कि अगर आप एक ऐसे प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहे हैं कि जिस प्रोडक्ट में 100 रुपया अगर आप लेकर के आते हैं एलआईसी के पास में, तो फटाक से उसमें से 35 रुपया आपको दिया जाता है। अगर आप 1000 रुपए लेकर के आते हैं तो आप उसमें से 350 आपका हो जाता है। अगर आप 10,000 रुपए लेकर के आते हैं तो 3500 आपका हो जाता है। आप 1 लाख रुपया लेकर के आते हैं तो 35,000 आपका, 10 लाख लेके आए तो 3.5 लाख रुपया आपका, और 1 करोड़ लेकर के आए तो 35 लाख आपका, 10 करोड़ लेकर के आए तो 3.5 करोड़ आपका। आप सोचिए तो सही कि क्या ये सिंपल सा ऐसा प्रोडक्ट होता कि भैया मैं लोगों को ये समझाऊं कि इसमें आप महीने के 10,000 रुपए डालेंगे तो इतना इतना मिलेगा, मैं साल का 5 लाख डालेंगे तो इतना इतना मिलेगा। क्या इतना आसान है 35% की कमीशन के लिए ये बिजनेस? नॉट एट ऑल। ठीक है, मुझे समझाना पड़ता है कस्टमर को, फाइनेंशियल प्लानिंग से शुरू करना पड़ता है। इंश्योरेंस इज नॉट अ फाइनेंशियल प्लानिंग, प्लीज समझिए इस बात को। कई सारे जो सिर्फ एलआईसी एजेंट है ना, उनको एक गलत फहमी रहती है कि इंश्योरेंस का मतलब ही पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। इंश्योरेंस इज नॉट अ कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट, is a one product in entire financial planning process, is only a product.
बहुत सारे प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड इज अ प्रोडक्ट, इक्विटी मार्केट इज अ प्रोडक्ट, एसआईपी इज अ प्रोडक्ट, गोल्ड इज अ प्रोडक्ट, एंड टर्म इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट, मेडिक्लेम इज अ प्रोडक्ट, एफडी इज अ प्रोडक्ट, पोस्ट इज अ प्रोडक्ट, आरडी इज अ प्रोडक्ट। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट है, उसमें से एक प्रोडक्ट है इंश्योरेंस। लेकिन लोगों को गलतफहमी क्या है कि बाकी सब बेकार है, एसआईपी बोगस है, म्यूचुअल फंड बकवास है, इक्विटी मार्केट में तो पैसा डालना ही नहीं चाहिए, है ना, इंश्योरेंस जैसा कुछ भी नहीं है। ये जो हम लॉजिकली थोड़ा कम और इमोशनली थोड़ा ज्यादा बेचने की कोशिश करते हैं ना, इस वजह से गड़बड़ होती है, क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ये टेक्निकल क्वेश्चन, और ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे को नहीं आना चाहिए था। मुझे एक चीज बताइए, केले बेचने वाले को अगर कोई ये ऑब्जेक्शन देता है कि तुम्हारे केले में विटामिन नहीं है, तो ये ऑब्जेक्शन ही गलत है, क्योंकि केले में विटामिन हो ही नहीं सकता बाबा। केला खाया जाता है कैल्शियम पाने के लिए। और अगर एप्पल बेचने वाले को कोई ये बोले कि तुम्हारे एप्पल में कैल्शियम नहीं है, तो सवाल ही गलत है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि एप्पल होता है विटामिन के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे लोगों की गलती की वजह से ये अननेसेसरी क्वेश्चन आता है, ये मुझे नहीं आना चाहिए था। तो ऐसा ना हो इसके लिए, और अगर आया है आपको तो समझाने के लिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, है ना, कि वो आपको समझना पड़ेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग आपको समझना पड़ेगा, और अगर आप समझेंगे तो आप अपने कस्टमर को समझा पाएंगे। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ये आपको पूरी जिंदगी, और अगर आपने अभी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए आप इस तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जिस्टिंग आपके जो कॉल चल रहे हैं उसमें, लेकिन जब भी आप नया कॉल करें तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप शुरुआती इस कंसेप्ट से करें कि फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। हमें ये जो तगड़ी कमीशन मिलती है एक बार बेचने पर, अगले 20 साल तक जो पैसा आता है, वो इस वजह से नहीं आता बॉस की हम आसानी से समझा दे, है ना। इसके पीछे की वजह है कि हम लोगों को जागरूक करें कि भैया इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोगों को समझाए कि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर व्हाई इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सारी चीजें चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपका जो टोटल सेविंग और इन्वेस्टिंग अमाउंट है उसमें इंश्योरेंस का पार्ट कितना होना चाहिए, ये हमें समझाना पड़ता है। तो कभी भी जब भी कस्टमर आपसे ये बात करता है ना, मान लो कि मैं एक LIC एजेंट हूं और मेरे को कोई कस्टमर ये बोलेगा कि आनंद भाई इसमें म्यूचुअल फंड से रिटर्न बहुत कम है, म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा है, तो मैं कभी भी ये नहीं आर्ग्यूमेंट करूंगा कि सर वो गलत है। कौन सा आदमी 15 साल तक SIP करता है सर, लाइए मेरे पास में 10 लोग ऐसे कि जो 15 साल तक लगातार SIP चलाते हो, इसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। हो सकता है मेरी आर्ग्यूमेंट सही भी हो, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ज्यादातर लोग 15-20 साल तक SIP नहीं चलाते, जैसे ही मार्केट में अप डाउन आते हैं वो निकल जाते है ना। जैसे अभी डाउन आया तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो रोज अपना SIP का फंड वैल्यू देखते होंगे, है ना, उनको टेंशन हो जाती होगी क्योंकि अभी मार्केट डाउन में चल रहा है, तो ऐसे लोग निकल जाते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि कस्टमर के सामने आर्ग्यूमेंट जीत करके मुझे सेल नहीं मिल सकती, मुझे सेल चाहिए, आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो इसीलिए मेरे मुंह से सबसे पहले ये निकलेगा कि सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम फुल्ली एग्री विथ यू। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपको फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बाकी के प्रोडक्ट का भी उतना ही नॉलेज है ना। और आप म्यूचुअल फंड करते हैं क्या सर? बोले करता हूँ। बोले सर मैं भी करता हूँ। भले आप नहीं करते, आपने फूटी कौड़ी नहीं डाली है, फिर भी बोलिए कि बोले सर मैं भी करता हूँ। बोले सर आप कौन से फंड में डालते हैं? मेरे पास में बोले निपॉन का है, LNT का। अच्छा सर, मेरे पास में भी HDFC का एक फंड है, मैंने अभी मतलब पिछले साल ही 2 लाख रुपए डाले थे, और मेरा एक SIP भी चलता है महीने का 8,000 रुपए का, है ना। वो तो करना ही चाहिए। तो कस्टमर को क्या लगेगा, अच्छा मतलब ये म्यूचुअल फंड का विरोधी नहीं है, ये SIP का बुरा बोलने वाला इंसान नहीं है, मतलब मैं जो कह रहा हूं वो सही है, मैं बेवकूफ आदमी नहीं हूं जो म्यूचुअल फंड कर रहा हूं, है ना। उसको ये सुकून मिलना चाहिए, सबसे पहले सुकून मिलना। और फिर मैं उनसे बोलूंगा लेकिन सर अपन म्यूचुअल फंड की क्यों बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा मेरे को लगता है कोई कंफ्यूजन है। चलिए सर मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि व्हाई हमारा जो टोटल फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप म्यूचुअल फंड तो कर ही रहे हैं, टोटल फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस की जगह कहां पर है ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए आपसे डिस्कस में कुछ करना चाहता हूं, है ना। चलिए सर डिस्कस करते हैं कंसेप्ट के बारे में, है ना। और फिर मैं उनको ये बताऊंगा कि सर फाइनेंशियल इंडस्ट्री में 2 प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। म्यूचुअल फंड इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंडस्ट्री, FD इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंडस्ट्री, SIP इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंडस्ट्री, है ना सर। 2 अलग अलग प्रकार के इसमें प्रोडक्ट होते हैं। फाइनेंशियल इंडस्ट्री के जितने भी प्रोडक्ट है उसमें एक जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है सेविंग्स की कैटेगरी, सेविंग्स की प्रोडक्ट।
सर सेविंग्स के प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है मालूम है? सेविंग्स के प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये है कि ऐसे प्रोडक्ट कि जिनमें पैसा डालने के टाइम पे मुझे पता चल जाता है कि इतने साल के बाद इतना पैसा आएगा ही। जैसे मिसाल के तौर पर सर, अगर आप 5 साल की एफडी कराते हैं या मैं 5 साल की एफडी करा रहा हूं, तो मुझे आज एफडी कराने के टाइम पे मालूम है कि 5 साल के बाद मेरे को कितना पैसा आएगा। अगर आज मैं आरडी करा रहा हूं तो मेरे को मालूम है कि यही आरडी अगर मैं आने वाले 10 साल तक करवाऊंगा तो मेरे को कितना पैसा आएगा। अगर आज मैं पोस्ट में पैसा डाल रहा हूं तो मेरे को मालूम है कि इतने साल के बाद कितना पैसा आएगा। अगर आज मैं लाइफ इंश्योरेंस के किसी एंडोमेंट पॉलिसी में पैसा डाल रहा हूं तो मुझे आज मालूम है कि इतने साल के बाद इतना पैसा कम से कम आएगा। अगर आज मैं एलआईसी के या लाइफ इंश्योरेंस के किसी होल लाइफ पॉलिसी में जो जीवन भर चलेगा उसमें पैसा डाल रहा हूं तो मुझे आज मालूम है कि इतने साल के बाद इतना पैसा आएगा। अगर आज मैं मनी बैक पॉलिसी ले रहा हूं तो मुझे आज मालूम है कि इतने इतने समय के बाद इतना इतना पैसा आएगा ही आएगा। इन्हें कहते हैं सर सेविंग्स के प्रोडक्ट, कि जिसमें पैसा डालने के टाइम पे ही पता चल जाता है कि कितना पैसा मिलेगा। सेविंग्स के प्रोडक्ट में सर दो चीजें हैं, एक चीज ऐसी है कि जो पॉजिटिव है और दूसरी चीज ऐसी है कि जो नेगेटिव है। नेगेटिव चीज क्या है सर मालूम? कि सेविंग्स के प्रोडक्ट में रिटर्न या तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं होता। सेविंग्स के प्रोडक्ट में यह संभव नहीं है कि इसमें 12% मिले और 14% मिले और 16% मिले, है ना। सेविंग के प्रोडक्ट में आज की डेट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है कि जो 4% से लेकर के 9-10% तक के रिटर्न देते हैं, ठीक है। उसमें 12, 14, 16, 18, 20% सर संभव नहीं है, इसमें लिमिट रहता है। और इसी वजह से क्या होता है मालूम है सर, कि सेविंग के प्रोडक्ट में मेरे को प्रॉफिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर मैंने किसी ऐसे प्रोडक्ट में पैसा डाला है कि जो 6% की रेट से ग्रो कर रहा है, तो उसमें मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं होगा? क्योंकि उतना तो इन्फ्लेशन ग्रो कर रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ? महंगाई का रेट। इन्फ्लेशन रेट का मतलब महंगाई का रेट, कि जो चीज मैं इस साल 100 रुपए में खरीद रहा हूं वही चीज अगले साल खरीदने के लिए मेरे को 106 रुपए लगने वाले। तो मान लो कि मैंने ऐसे किसी प्रोडक्ट में पैसा डाला अपना 100 रुपया कि जो अगले साल 6% की रिटर्न देगा तो 106 होगा, तो वो 6% मेरा किस में घुस गया? वो तो इन्फ्लेशन में घुस गया। तो मेरे को एक फूटी कौड़ी कमाने को नहीं मिली। लेकिन फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है इसमें कि ये प्रोडक्ट, सेविंग्स के जितने भी प्रोडक्ट है, वो भले हमें ये कहते हैं कि 100 का 114 नहीं होगा, 100 का 116 नहीं होगा, 100 का 118 नहीं होगा, लेकिन ये एक वादा और करते हैं सर कि 100 का 99 कभी नहीं होगा, 100 का 80 कभी नहीं होगा, 100 का 50 कभी नहीं होगा। ये जो वादा करते हैं कि नेगेटिव साइड आपको कभी लेकर के नहीं जाएंगे, ये इनकी ताकत है सर। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चीजें खराब है सर, है ना। आइए उस चीज के बारे में जानते हैं। तो सर दूसरे जो प्रोडक्ट होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट होते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब वो प्रोडक्ट कि जिसमें मुझे प्रॉफिट मिलता है, जिसमें मुझे रिटर्न अच्छी तगड़ी आती है। ये ऐसे प्रोडक्ट है सर कि जिसमें 12%, 14%, 16% की रिटर्न को प्रोजेक्ट किया जा सकता है। हम स्पेक्युलेट कर सकते हैं कि इसमें 14% आ सकता है, 16% आ सकता है। और ये स्पेक्युलेट किस आधार पर होता है? ये पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर इनका फ्यूचर स्पेक्युलेट किया जाता है कि पिछले 20 साल में इतना एवरेज है तो अगले 20 साल में इतना एवरेज हो सकता है। यानी इसमें सकता है शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है सर। उसमें सेविंग्स में कैसा रहता है कि इसमें इतना आएगा, और इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट में क्या बोला जाता है कि इसमें इतना आ सकता है ना। उसमें क्या बोला जाता है कि 100 का 108 होगा। इसमें क्या बोला जाता है कि 100 का 114 भी हो सकता है, 116 भी हो सकता है, 118 भी हो सकता है ना। तो सर इसमें रिटर्न बहुत तगड़ा होता है। और अगर इसमें से अगर मैं 6% अपना इन्फ्लेशन या 7% इन्फ्लेशन माइनस कर दूं तो भी मेरे को 5-6% से प्रॉफिट मिलता है। ये इसका पॉजिटिव साइड है। लेकिन सर जैसा इसमें यह संभव है कि 112 हो सकता है, 114 हो सकता है, 116 हो सकता है, 118 हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें यह भी संभव है कि 100 का 99 हो सकता है, 100 का 90 भी हो सकता है, 100 का 70 भी हो सकता है, 100 का 50 भी हो सकता है।
मैं ये साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं सर, बीच में ये बोलते रहिए ताकि उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम बुराई कर रहे हो। अपन पहले ही बोल सके सर मैं भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालता हूं, है ना, फिर भी सर क्यों ये सही है, क्यों ये दोनों ही करना चाहिए, है ना, उस विषय पे अपन बात करेंगे। लेकिन उसका पॉजिटिव क्या है सेविंग्स का? सेविंग्स का पॉजिटिव ये है कि ये 100 का 99 नहीं होने देता, और इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव जो है वो ये है कि उसमें 100 का 112 हो सकता है। ठीक है, कम्युनिकेशन को समझना, मैं किन शब्दों को बार बार बोल रहा हूं और किन शब्दों पे वजन दे रहा हूं, है ना, आपको भी वही करना है कि इसमें हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, और इसमें सर होगा होगा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है सर कि ये प्रोडक्ट खराब है और ये प्रोडक्ट सही है, दोनों ही सही है। लोग गलती क्या करते हैं मालूम है सर, मैं ऐसा मुस्कुरा करके बात करूंगा, बोले सर लोग गलती क्या करते हैं मालूम है, लोग इन दोनों की कंपैरिजन कर देते हैं। लोगों को क्या लगता है कि ये दोनों ही फाइनेंशियल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट है ना, तो इसमें से बेहतर कौन सा है वो डिसाइड कर दे, लेकिन वो समझते नहीं है कि ये दोनों है फाइनेंशियल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है। जैसे मिसाल के तौर पर सर, अगर मैं कुर्ता पहनता हूं तो कुर्ता किसका, कौन सी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, तो बोले टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। मैं टी शर्ट पहनता हूं तो टी शर्ट कौन सी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, तो बोले टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। लेकिन अगर कोई आदमी ये कंपैरिजन करे कि कुर्ता सही है कि टी शर्ट सही है, आप उसे समझदार कहोगे कि बेवकूफ कहोगे, भाई साहब बताओ मुझे, तो बोलेगा बेवकूफ है। रीजन सर कि प्रोडक्ट डिसाइड नहीं करता वो सही है कि गलत है, पर्पस डिसाइड करता है कि मेरा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के लिए ये प्रोडक्ट सही है कि गलत है। अगर मेरा उद्देश्य किसी की डेथ हो गई है और मैं उनके परिवार के लोगों को मिलने के लिए जाना चाहता हूं, तो वहां टी शर्ट नहीं, वहां पर कुर्ता, व्हाइट कुर्ता सही रहेगा। लेकिन अगर मैं अपने बीवी बच्चों के साथ में बीच पे घूमने के लिए जा रहा हूं तो वहां कुर्ता नहीं, वहां पर टी शर्ट सही रहेगा। तो सर प्रोडक्ट अच्छा है कि बुरा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मैं किस पर्पस के लिए प्रोडक्ट ले रहा हूं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने कस्टमर को एजुकेट करिए। और इसीलिए सर हम जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेटी के एजुकेशन की। तो सर सेविंग्स के प्रोडक्ट में कम रिटर्न आता है लेकिन गारंटी है। क्यों ऐसा है कि आज की डेट में फिर भी लाखों और करोड़ों लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं? तो बोले सर इसकी वजह है क्योंकि लोग ये समझते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसी जो जरूरतें हैं कि जो जरूरतें एक निश्चित समय पर पूरी होनी ही चाहिए, उन जरूरतों के लिए लोग सेविंग्स में पैसा लगाते हैं, सेविंग्स के प्रोडक्ट में पैसा लगाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सर मान लीजिए कि मेरी बेटी 2 साल की है और 15 साल के बाद वो बेटी 17 साल की होने ही वाली है। 17 साल की उम्र में वो अपनी 12th स्टैंडर्ड पास करेगी, उसके बाद में उसको साइंटिस्ट बनाना है कि डॉक्टर बनाना है, उसके लिए मुझे हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। तो उस समय पर मेरे को 10 लाख रुपया चाहिए। तो मुझे आज पता चल गया कि 15 साल के बाद मेरे को 10 लाख रुपया चाहिए ही चाहिए। समय फिक्स है 15 साल, पैसा फिक्स है 10 लाख रुपया, पर्पस फिक्स है बेटी के एजुकेशन के लिए। अब इन तीनों में से मैं किसी भी चीज को बदल नहीं सकता। मैं अपनी बेटी को ये नहीं बोल सकता कि बेटा अभी मार्केट डाउन है तो तुम 3 साल के बाद मेडिकल में एडमिशन ले लेना, मतलब पर्पस चेंज नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल सकता कि बेटा पैसा कम आ रहा है तो तुम मेडिकल की जगह बीएससी कर लो, ये भी मैं नहीं कर सकता। मैं ये भी नहीं बोल सकता कि बेटा म्यूचुअल फंड में पैसा डाला था तुम्हारी एजुकेशन के लिए, लेकिन अभी कोरोना के चलते 43,000 पे पहुंचा हुआ मार्केट 27-28 पे आकर के रुका हुआ है, तो अभी फंड अपना उतना आ नहीं रहा है, तो तुम 3 साल के बाद मेडिकल में एडमिशन ले लेना, तब तक हो सकता है मार्केट दोबारा ऊपर चला जाए। मैं ये भी नहीं कर सकता। मतलब आप अपने जीवन के जिन उद्देश्यों को, या तो उन उद्देश्यों के समय को आप बदल नहीं सकते, वहां पर आपको सेविंग्स के प्रोडक्ट में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग्स के प्रोडक्ट ही ऐसे हैं कि जो आपको पैसा डालने के टाइम पे निश्चित समय के बाद निश्चित पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा प्रॉमिस करते हैं। जबकि इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट में मुझे बोला तो जाता है, प्रॉमिस नहीं किया जाता, वादा नहीं किया जाता, दावा किया जाता है। इन दोनों में अंतर है माय डियर फ्रेंड्स। वादा करना और दावा करना, इन दोनों में अंतर है। सेविंग्स के प्रोडक्ट मेरे को वादा करते हैं, इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट दावा करते हैं कि हम इतना दे सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और दावा करने के बाद में स्टार लगाया जाता है
कि इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, इन्वेस्टमेंट इन एसआईपी इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। मैं सर ये समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि ये गलत प्रोडक्ट है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिन चीजों में स्टार लगाया जाए उन चीजों से मैं अपनी बेटी का एजुकेशन प्लान नहीं कर सकता, उन चीजों से मैं अपनी बेटी की शादी प्लान नहीं कर सकता, उन चीजों से मैं अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 30 साल के बाद एक निश्चित समय पर 60 साल का होने ही वाला हूं, उस समय पर मेरे को पेंशन चाहिए ही होगी। तो जो चीजों में मेरे को गारंटेड चाहिए निश्चित समय पर, वहां पर ये इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट है वो काम नहीं करते। तो वो प्रोडक्ट मुझे क्यों लेने चाहिए? तो सर उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि मैंने म्यूचुअल फंड और एसआईपी जो किया है वो क्यों किया है ना। बोले सर सेविंग्स के प्रोडक्ट हमारे जीवन की जरूरतों को प्लान करने के लिए होते हैं, ऐसी जरूरतें जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंपल्सरी फ्यूचर नीड्स, ऐसी जरूरतें कि जो निश्चित समय पर आने ही वाले उन जरूरतों के लिए हम जो है जीवन में है ना सेविंग्स के प्रोडक्ट में पैसा डालेंगे। लेकिन मुझे एक विचार आया कि मेरी 2 साल की बेटी जब 15 साल के बाद में 17 साल की हो जाएगी, उसे मेडिकल में एडमिशन मिल जाएगा, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि उसने पिछले 15 सालों में जो इतनी शानदार पढ़ाई करी है, उस पढ़ाई का मैं उसको कुछ रिवॉर्ड दूं, उसको कोई गिफ्ट दूं। तो एक बाप होने के नाते मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी बेटी को और मेरी बीवी को लेकर के ये यूरोप का टूर मारने के लिए जाऊं, है ना। तो यूरोप के टूर के लिए 15 साल के बाद यूरोप के टूर के लिए मेरे को 10 लाख रुपया और चाहिए, उस चीज के लिए मैं एसआईपी करवाऊंगा, उस चीज के लिए जरूर करवाऊंगा, क्योंकि वो मेरी जरूरत नहीं है, मेरी इच्छा है सर। और उस जमाने में मान लो कि 15 साल के बाद ऐसा हुआ कि 10 लाख रुपए की जगह 6 लाख रुपया ही आ रहा है, मेरा फंड वैल्यू आ रहा है, तो मैं अपनी बीवी और बेटी को बोल सकता हूं कि यार मार्केट डाउन हो गया अचानक, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा होगा, 6 लाख रुपया आ रहा है, कभी यूरोप की जगह पर सिंगापुर जाएंगे तो चलेगा क्या? ठीक है, चलेगा क्या? ऐसा मैंने उनको पूछा तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है चलेगा। तो पर्पस को चेंज किया जा सकता है। अगर मैं उनको ये बोलूंगा कि अभी मार्केट डाउन है तो यूरोप तो नहीं जा सकते, अपन एक काम करें कि 2-3 साल रुक जाओ, 2-3 साल में दोबारा जब ऊपर चला जाएगा मार्केट तो अपने को 10 लाख रुपया आएगा, तब यूरोप चलेंगे, तो चलेगा क्या? तो वो बोलेंगे चलेगा। मतलब कि पर्पस की टाइमिंग को भी चेंज किया जा सकता है। तो बोले सर जहां पर आप पर्पस या तो पर्पस की टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं, उन चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है। और इसीलिए मैं एसआईपी करता हूं, इसलिए मैं म्यूचुअल फंड करता हूं। लेकिन मैं उन चीजों के लिए रिस्क कभी नहीं उठा सकता कि जो मेरी कंपलसरी नीड है, कि जो निश्चित समय पर पूरा होना ही चाहिए। मेरी बेटी 25 साल की होगी तो शादी बनाना पड़ेगा, ये नहीं बोल सकता कि बेटा 5 साल और इंतजार करो क्योंकि बाजार डाउन है, मार्केट अभी उतना पैसा दे नहीं रहा है। मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि बेटा 3 साल के बाद एडमिशन ले लेंगे क्योंकि मार्केट डाउन है। मैं अपने बुढ़ापे को ये नहीं बोल सकता कि बाबा तू अभी मेरे को 60 साल का मत बनना कि मार्केट डाउन है। मेरा बुढ़ापा, मेरी बेटी का एजुकेशन, मेरे बच्चों की शादी, ये सब एक निश्चित समय पर आने वाली चीज है। और यही वजह है सर कि निश्चित समय पर आने वाली चीजों के लिए लोग सेविंग्स के प्रोडक्ट में पैसा डालते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है, लेकिन म्यूचुअल फंड और ये सब कराने का पर्पस अलग है सर। मैं खुद भी उसमें अच्छा रिटर्न आने की संभावना है, इसलिए मैं भी करता हूं कि 12-14% आएगा तो कितना मजा आएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे सर कि जो 10 साल के बाद, मान लो कि अभी मेरे पास में बाइक है और मैं चाहता हूं कि 5 साल के बाद एक छोटा सा वेगनर जैसा गाड़ी खरीद लूं, है ना। तो मैं 5 साल का कोई एसआईपी करवाऊंगा कि हर महीने 2000 रुपया डालूंगा ताकि मेरे को वेगनर के लिए 1-2 लाख रुपए की मदद मिल जाए। मैं ये कर सकता हूं, है ना। इन केस यदि मार्केट डाउन और वेगनर नहीं आया, 2 साल लेट आएगा तो चलेगा, लेकिन मेरी बेटी का एजुकेशन 2 साल लेट नहीं चलेगा, मेरे बच्चों की शादी 2-5 साल लेट नहीं चलेगा, मेरा रिटायरमेंट फंड 2 साल लेट नहीं चलेगा, मेरा पेंशन 2 साल लेट नहीं चलेगा। तो जो लेट नहीं चलेगा उसके लिए गारंटेड में जाना है, और जिसमें इधर उधर हो तो चलेगा, उसमें नॉन गारंटेड में जाना है। ठीक है। अब उसमें सर सेविंग्स के प्रोडक्ट में भी और ऑप्शन है हमारे पास में। हम एफडी करवा सकते हैं, हम आरडी करवा सकते हैं, हम पोस्ट में जा सकते हैं, है ना। और हम लाइफ इंश्योरेंस में, मैं मेरे प्रोडक्ट का नाम लास्ट में लूंगा ताकि उसको ये ना लगे कि अपना बार बार गाना गा रहा है। तो सर ये सेविंग्स के जितने इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी क्यों ऐसा हो रहा है कि आज की डेट में लोग अपना बैंक में पड़ा हुआ एफडी का पैसा निकाल करके इंश्योरेंस में डाल रहे हैं सर?
क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग अभी पोस्ट में जाना थोड़ा कम करके इंश्योरेंस में फ्लो बढ़ रहा है? उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है सर मालूम है? क्योंकि एफडी हो गया, आरडी हो गया, पोस्ट हो गया, ये भी मेरे को एक निश्चित समय के बाद में निश्चित पैसा देने का वादा करते हैं, लेकिन वो साथ में मुझसे एक वादा भी मांगते हैं कि हम तुम्हें 20 साल के बाद, आरडी मेरे को ये बोलती है कि हम तुम्हें 15 साल के बाद इतना पैसा देंगे, लेकिन वादा करो कि अगले 15 साल तक तुम भी रहोगे और लगातार आरडी करते रहोगे। पोस्ट भी मेरे को बोलती है कि अगले 15 साल तक तुम रहोगे और लगातार पोस्ट में पैसा डालते रहोगे। लेकिन सर लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसने मुझसे ये वादा किया कि बॉस तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें 15 साल तक पैसे भरने हैं, लेकिन अगर इस 15 साल के दौरान तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी हम तुम्हारे परिवार को जो पैसा देंगे जो तुम चाहते थे। तो बाकी की जितनी भी प्रोडक्ट है वो फंड क्रिएशन के लिए मेरी मौजूदगी की गारंटी मांगते हैं, जो नहीं है गारंटी। इंश्योरेंस एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरी मौजूदगी और मेरी गैर मौजूदगी, मेरी प्रेजेंस और मेरी एब्सेंस, इन दोनों ही सिचुएशन में मुझे निश्चित फंड का वादा करती है, और ये लाइफ इंश्योरेंस के अलावा कोई नहीं कर सकता। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, है ना? तो मैं इस ऑब्जेक्शन को इस तरीके से हैंडल करूंगा और बाद में बोलूंगा। और यदि मेहता साहब आप मेरी बात से सहमत है तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप अपना जो LIC चेक लिखना है, जो प्रेजेंटेशन में आपके लिए लेकर के आया हूं, 68,982 रुपीज का चेक आप LIC के नाम से लिखिए सर, और अपन आगे बढ़ते हैं पिंकी के भविष्य की तरफ, है ना? ऐसा मैं इसको क्लोज भी करूंगा, कभी भी मतलब क्लोज करना भूलना नहीं है ना? ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के बाद में दोबारा क्लोज करना। ऑब्जेक्शन आता क्यों है? क्लोजिंग की वजह से आता है। हमने पहले क्लोज किया था चेक के लिए, तो उन्होंने बोला इसमें रिटर्न कम आता है, तो फिर हमने उसको हैंडल किया। हैंडल करने के बाद में हम दोबारा उसको क्लोज करेंगे। अब अगर आप सोचो, ये तो हमने कौन से ऑब्जेक्शन की बात करी जो समझाने के बाद क्लोजिंग के टाइम पे आया, लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर आप शुरुआत से ही अपने कस्टमर को इस तरीके से इंश्योरेंस में लेकर के जाते हैं तो इंश्योरेंस में रिटर्न कम है, ये ऑब्जेक्शन ही आपको कभी नहीं आएगा। और इसलिए मैंने कहा इंश्योरेंस में रिटर्न कम है, ये ऑब्जेक्शन अस्थाई है, हमारे पास में आना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आ गया तो इसको इस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है? तो मैं जरूर चाहूंगा आपको ऐसा कुछ बना करके, ऐसा एक कार्ड बनाना चाहिए, हार्डबोर्ड कार्ड बना करके, ऐसा प्रिंट हमेशा अपने पास में रखो, है ना? ये आता है डॉक्यूमेंट्स में कि जैसे ही कस्टमर ने बोला मैं इमीडिएटली इस कार्ड को निकाल करके बताना चालू करूंगा, सर इसमें ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है। ओके, तो दिस इज हाउ वी विल हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। इसके बाद में ऑब्जेक्शन नंबर 4 आता है माय डियर फ्रेंड्स, जो हमें ये कहते हैं लोग कि हमारे पास पहले से ही बहुत सारी बीमा पॉलिसी है, पहले से ही बहुत सारी बीमा पॉलिसी। यहाँ पर ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात करनी पड़ेगी उस आदमी के साथ में। पहले उसने क्या डायलॉग मारा कि मेरे पास में पॉलिसी बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो मैं उनको बोलूंगा सर आपकी बात बिल्कुल सही है, और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे देता हूं, क्योंकि अगर मैं एक दिन में 10 लोगों को कॉल करता हूं तो 10 में से मुश्किल से 1-2 आदमी ऐसे निकलते हैं कि जो ये बोलते हैं कि हमारे पास में पहले से ही पॉलिसी ज्यादा है, और आप उन 1-2 लोगों में से एक है। मतलब आप जागरूक इंसान है, आप फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जागरूक इंसान है। मैं इस बात के लिए आपको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं। लेकिन सर अगर मैं अपने बारे में थोड़ी सी बात आपको करूं तो मेरा काम पॉलिसी बेचना नहीं है सर, मैं आपके घर पे पॉलिसी बेचने के लिए नहीं आ रहा हूं। मेरा जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते, एक इंश्योरेंस एडवाइजर होने के नाते, मैं सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को मिलने के बाद में ये पता लगाता हूं कि इस व्यक्ति की कीमत कितनी है, मतलब जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है सर ह्यूमन लाइफ वैल्यू। जैसे वैगनआर का अपना सर एक ऑन रोड प्राइस रहता है, जैसे होंडा सिटी का अपना एक ऑन रोड प्राइस रहता है, जैसे मर्सिडीज का अपना एक ऑन रोड प्राइस रहता है, जैसे जगुआर का अपना एक ऑन रोड प्राइस रहता है, वैसे ही इंसान का भी अपना ऑन रोड प्राइस रहता है सर। और मैं आपसे इसलिए मिलना चाहता हूं मेहता साहब कि मैं आकर के बस इतना सा देखूंगा कि जगुआर की कीमत वाले मेहता साहब का फाइनेंशियल प्लानिंग या तो इंश्योरेंस, जगुआर की कीमत के मेहता साहब का इंश्योरेंस कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैगनआर जितना है। अगर आपकी कीमत जगुआर जितनी है और आपका इंश्योरेंस वैगनआर जितना है
तो अपन आगे बात करेंगे। और यकीन माने मेहता साहब कि अगर आपकी कीमत जगुआर जितनी है और आपका इंश्योरेंस भी जगुआर जितना है, तो मैं अपने साथ मिठाई का बॉक्स लेकर के आऊंगा और मुझे बड़ी खुशी होगी एक ऐसे इंसान से मिल करके कि जिसने अपनी पूरी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से अपना इंश्योरेंस प्लानिंग करके रखा हुआ है। तो क्यों ना सर कल शाम को 8:30 बजे अपन मिले और मिलकर के बात करेंगे, तो कितना बढ़िया रहेगा। और मुझे बड़ी खुशी होगी आपको मिठाई खिलाने के लिए। और प्लीज मेहता साहब, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको मिठाई खिलाने का मौका मेरे हाथों से मत छीनिए। तो सर कल शाम को 8:30 बजे मिलते हैं, ऐसा बोल करके मैं उनका अपॉइंटमेंट लूंगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट लूंगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, साथ ही साथ मैं आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में भी एक चीज बताना चाहता हूं। जल्दी जल्दी अपन देख लेते हैं कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू बेसिकली है क्या, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे नए एडवाइजर भी बैठे होंगे, तो उनको ह्यूमन लाइफ वैल्यू सुन करके ताज्जुब नहीं होना चाहिए। हालांकि ह्यूमन लाइफ वैल्यू समझाना ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको फटाफट ह्यूमन लाइफ वैल्यू का बेसिक चीज बता देता हूं कि जैसे हर गाड़ी की अपनी ऑन रोड प्राइस होती है, वैसे ही हर इंसान की अपनी एक ऑन रोड प्राइस होती है। और हर इंसान की प्राइस एक जैसी नहीं होती। जैसे वेगनार की कीमत मर्सिडीज जितनी नहीं हो सकती और मर्सिडीज की कीमत जगुआर जितनी नहीं हो सकती, वैसे ही एक आदमी की कीमत दूसरे आदमी के जितनी कभी नहीं हो सकती। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू में 3 चीजें आती है, ध्यान से सुनिएगा, है ना, कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अंदर 3 चीजें आती है माय डियर फ्रेंड। जिसमें सबसे पहली चीज आती है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 चीजों का क्या बोलते हैं एडिशन करना पड़ेगा, 3 चीजों का टोटल मारना पड़ेगा। सबसे पहला आपको काउंट करना पड़ेगा उस आदमी की कंपलसरी फ्यूचर नीड्स के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। तो कंपलसरी फ्यूचर नीड में 3 चीजें आती है जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि एक आता है उस आदमी का बच्चों के एजुकेशन को लेकर के, है ना, बच्चों के एजुकेशन के लिए उसको भविष्य में कितना पैसा चाहिए होगा, वो उसकी मौजूदगी में भी आना चाहिए, उसकी गैर मौजूदगी में भी आना चाहिए। दूसरा, बच्चों की शादी के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। तीसरा, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कितना, रिटायरमेंट लाइफ के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। तो आप समझिएगा कि चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज एंड रिटायरमेंट, ये हर इंसान की, चाहे वो छोटा आदमी है या बड़ा आदमी है, हर इंसान की अपनी एक जरूरत रहती है। हाँ, लेकिन ये बात भी साथ में सच है कि हर इंसान के बच्चों का स्कूल एक जैसा नहीं रहेगा। अगर मैं एल कैटेगरी के आदमी के बच्चे की एजुकेशन प्लान करूंगा तो मैं उसको अमेरिका में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उसको लोकली किसी कॉलेज में पढ़ाऊंगा। अगर मैं डबल एल कैटेगरी के आदमी के बच्चों की बात करूंगा तो मैं उनको लोकली नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डालने की बात करूंगा। और अगर मैं ट्रिपल एल कैटेगरी के आदमी के बच्चे की बात करूंगा तो मैं उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं करूंगा, मैं उसको फॉरेन यूनिवर्सिटी की बात करूंगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि किस आदमी को किस प्रकार, किस लेवल के चाइल्ड एजुकेशन की बात करी जाए, है ना। तो हर व्यक्ति को चाइल्ड एजुकेशन तो प्लान करना ही पड़ता है, हर व्यक्ति को चाइल्ड मैरिज भी प्लान करना पड़ता है, और हर व्यक्ति को अपनी रिटायरमेंट भी प्लान करनी पड़ती है। तो ये 3 चीजें जो है, ये मेरे और आपके जीवन की कंपलसरी फ्यूचर नीड है। आज ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद में आपको अपना ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालना चाहिए कि मेरी बेटी के एजुकेशन के लिए मुझे कितने साल के बाद कितना पैसा चाहिए होगा। अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी औरत को चाहिए होगा मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए, मेरी बेटी की शादी के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी औरत को चाहिए होगा मेरी बेटी की शादी कराने के लिए, और मेरे रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी औरत को चाहिए होगा उसके बुढ़ापे के लिए, यानी इन्हें कहते हैं कंपलसरी फ्यूचर नीड। तो हमारी ह्यूमन लाइफ वैल्यू में एक चीज ये जोड़ी जाती है। दूसरा क्या होता है, हम सभी लोगों का अपना लायबिलिटीज रहता है। लायबिलिटीज का मतलब हमारे कर्ज रहते हैं, हमारे डेप्ट रहते हैं, हमने इधर उधर से कहीं से लोन लिया रहता है, यानी किसी का होम लोन चल रहा है 15-20 लाख रुपए का। मान लो कि एक इंसान ने, अभी आप देखना, अभी के समय में आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लेना कि अभी के समय में आप कोई भी ऐसा सोशल मीडिया फेसबुक पेज के ऊपर जाएंगे ना कि जो आपके शहर का है, मान लो कि आप चंडीगढ़ से तो एक फेसबुक पेज होगा पुट मी इन टच विद चंडीगढ़ बोल के, आप अगर अहमदाबाद से तो एक फेसबुक पेज होगा पुट मी इन टच विद अहमदाबाद बोल करके आप जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको ऐड किसके देखेंगे मालूम है, आई वांट टू सेल माय 2 BHK फ्लैट, आई वांट टू सेल माय 3 BHK फ्लैट। सबसे बड़ी वजह क्या है कि कोरोना के चलते जो लोन लेकर के उन्होंने अपना एक घर बनाया था, है ना, अभी तो मुश्किल से 2 साल पहले लोन लिया था, तनख्वाह 50,000 लाख रुपए के आसपास की थी, तो बैंक वाले लोन दे रहे थे,
भाई साहब ने तगड़ी लोन लेकर के घर बना डाला और 2 साल के बाद में ये कोरोना के चलते नौकरी चली गई या तो तनख्वाह आधी हो गई, किस्तें भरने की दिक्कत है, तो लोग अपना फुल्ली फर्निश्ड घर धकाधक बेचना चाह रहे हैं। दिस इज द सिचुएशन। तो ये जो लायबिलिटी होती है, और ये सिचुएशन कोरोना के चलते डेथ के केस में भी ऐसा है। हालांकि आज की डेट में बैंक वाले लोन के साथ में टर्म इंश्योरेंस दे ही देते हैं कि इन केस, पहले ऐसा नहीं था। पहले कैसा रहता था कि आदमी मर गया और लोन बाकी है, तो उसके परिवार के लोगों को बताया जाता था कि भैया इनका इतना लोन बाकी है, क्या आप भर पाएंगे? और परिवार वाले अगर नहीं भरते थे तो घर नीलाम कर दिया जाता था, और घर नीलाम करने के बाद में जितना पैसा बैंक वालों का लेना बाकी रहता था वो लेकर के बाकी का पैसा घर वालों को जो ऊपर का बचा वो दे दिया जाता था। लेकिन कितने घर इकट्ठा करेंगे? इस वजह से जो है अभी बैंक वालों ने क्या किया, लोन के सामने टर्म प्लान देना चालू कर दिया कि अगर आदमी की डेथ होती है तो टर्म प्लान का पैसा आ जाता है, और टर्म प्लान का पैसा आने के बाद में, है ना, लेकिन वो पैसा कितना होता है? ऑलमोस्ट लोन अमाउंट के जितना ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। तो अगर आदमी की डेथ में आदमी का मान लो कि लोन तो दे दिया, घर का लोन तो दे दिया, लेकिन घर चलाएंगे कैसे? लेकिन इसके अलावा भी कई सारे ऐसे चीजें, ऐसे कर्जे होते हैं कि जिसके ऊपर टर्म प्लान नहीं होता। मैंने गाड़ी खरीद करके रखी है, गाड़ी के लोन में टर्म प्लान नहीं होता। मैंने कोई प्राइवेट आदमी, मतलब प्राइवेट कंपनी से मैंने कर्ज करा करके रखा हुआ है, उसमें नहीं दिया जाता जनरली। मैंने इधर उधर का कोई छोटा मोटा कर्जा है, तो लायबिलिटीज मेरे को ऐड करनी पड़ेगी कि मेरी कितनी लायबिलिटीज है। अगर मेरा अभी 15 लाख रुपए का होम लोन भरना बाकी है तो मैं लिखूंगा 15 लाख रुपए का लायबिलिटीज। अगर मेरा 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बाकी है तो मैं लिखूंगा 5 लाख, क्योंकि लायबिलिटीज कैसी चीज है जो मेरी मौजूदगी में मैं चुकाऊंगा और मेरी गैर मौजूदगी में मेरे परिवार को चुकानी पड़ेगी, और अगर नहीं चुका पाएंगे तो बहुत सारी चीजों को नीलाम करना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और इसीलिए इस सब्जेक्ट से हटके, आपसे छोटा हूं तो छोटा भाई होने के नाते, और आपसे बड़ा हूं तो बड़ा भाई होने के नाते, मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूं कि जिंदगी में चाहे क्रेडिट कार्ड, लोन, कोई भी लायबिलिटी आप क्रिएट करते हैं तो प्लीज सोचिएगा, ये सोच करके लायबिलिटी लीजिएगा कि मेरे ना रहने के बाद की मैंने इसकी व्यवस्था करके रखी है कि नहीं रखी है। हम क्रेडिट कार्ड घिसते रहते हैं, लोन उठाते रहते हैं, लेकिन हम ये सोचते नहीं है कि खुदा ना खास्ता अगर मेरे को कुछ हो गया तो और मेरे परिवार के लोग ये नहीं चुका पाएंगे तो वो कितनी बड़ी आर्थिक दिक्कत में आ सकते हैं। इन चीजों के ऊपर सोचते नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अंदर ये चीज भी हमें शामिल करनी पड़ती है। और इसके अलावा तीसरी चीज, तो हमने पहले क्या प्लान, हमने क्या लिया? सबसे पहले हमने ये काउंट किया कि मेरे बच्चों के लिए भविष्य में मेरे को कितना पैसा चाहिए होगा, और मेरे रिटायरमेंट के लिए। तो आपको लिखना है कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए 15 साल के बाद 10 लाख रुपया चाहिए, शादी के लिए मेरे को 20 साल के बाद में 15 लाख रुपए चाहिए, और 30 साल के बाद मेरे को रिटायरमेंट फंड चाहिए 10 लाख रुपया, और 30 साल के बाद मेरे को लगातार पेंशन चाहिए साल का 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया, ऐसा मैं लिखूंगा। ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा मैंने क्या लिखा? लायबिलिटीज। तो वो अमाउंट हो गया 10 लाख, 15 लाख और 10 लाख दूसरा रिटायरमेंट फंड का। तो 10, 10, 20 और 15, 35। फिर मैंने ये कर्जा डालना चालू किया तो कर्जा मिला करके हो गया टोटल 20 लाख रुपए का। फिर आएगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज रिस्क कवर, जिसे हम कहते हैं रिस्क। विच काइंड ऑफ रिस्क? तो रिस्क ऑफ सर्वाइवल, कि मेरी गैर मौजूदगी में मैं जिस लेवल पर अपने परिवार को अभी लेकर के चल रहा हूं उस लेवल पर उनकी लाइफस्टाइल मेंटेन होनी चाहिए, मतलब उनका रोटी कपड़ा मकान चलते रहना चाहिए, उनको उसकी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड, इंश्योरेंस कभी भी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए नहीं होता, इंश्योरेंस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा कि मैं क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग करता हूं, क्योंकि मैं रिटायरमेंट तक जो जीवन जी रहा हूं उस जीवन को मेंटेन करने के लिए मैं करता हूं। मैं क्यों रिस्क कवर प्लान करता हूं? मेरी मौजूदगी में मेरा परिवार जो लाइफस्टाइल ले रहा है वो लाइफस्टाइल मेंटेन होनी चाहिए। इंश्योरेंस इज नॉट अ प्रोडक्ट टू डेवलप योर लाइफस्टाइल, इट इज अ प्रोडक्ट टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल। इंश्योरेंस इज नॉट अ प्रोडक्ट टू डेवलप योर लाइफस्टाइल, इट इज अ प्रोडक्ट टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल। ये चीज आपकी खोपड़ी में बिठा देनी चाहिए, तो आप ये रिटर्न वाले चक्करों से बाहर आ जाएंगे, है ना। तो रिस्क कवर काउंट करना पड़ेगा मेरे को। रिस्क कवर का मतलब इसमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान काउंट किया जाता है। तो ये कैसे काउंट करेंगे? तो उस आदमी का, अगर अपन अपनी बात करें कि मेरा महीने का खर्चा कितना है घर चलाने के लिए, है ना, उसमें महीने में 2 मूवी देखने जाना, हर 3 महीने में पिकनिक पे जाना, वो सारी चीजें नहीं। रोटी कपड़ा मकान का मतलब ये हुआ है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे परिवार के सर पे छत रहनी चाहिए, पेट में खाना जाना चाहिए और बदन पे कपड़ा आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड रिस्क कवर। मिनिमम नीड्स के लिए रिस्क कवर में लग्जरी नहीं आती, बेसिक नीड्स आती है ना। तो मान लो
कि किसी का महीने का खर्चा है 20,000 रुपए का, तो 20,000 को 12 महीनों से मल्टीप्लाई करो तो हो गया 2,40,000 रुपए, एंड 2,40,000 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा करीब 30-32 लाख रुपए के आसपास। तो इसका रिस्क कवर कितना हो गया? 30-32 लाख रुपया। इन तीनों का जो टोटल करोगे वो हुआ एक आदमी का ऑन रोड प्राइस, ये हुआ ह्यूमन लाइफ वैल्यू। अगर इस आदमी की टोटल अमाउंट 1 करोड़ रुपया हुई तो 1 करोड़ का सिर्फ एक प्लान नहीं देना रहता है, 1 करोड़ का एक प्लान नहीं देना रहता है, कौन सी चीजों में टर्म प्लान देंगे और कौन सी चीजों में एंडोमेंट देंगे या मनी बैक या होल लाइफ देंगे, वो अलग एक टॉपिक है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट ह्यूमन लाइफ ऑफ आवर प्रोस्पेक्ट। ठीक है, हमारे सामने जो बंदा बैठा है उसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसके बाद का जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि आपकी कंपनी में बिना मेडिकल करवाए इंश्योरेंस नहीं होता है ना। एंड एक मेडिकल आया, मान लो कि भैया मेडिकल करवाना पड़ेगा, तो बंदे ने बोला यार अब मेरे को नहीं करवाना है क्योंकि तुम्हारी कंपनी में मेडिकल के बगैर इंश्योरेंस नहीं होता। और बहुत सारी कंपनियां ऐसी है कि जो बिना मेडिकल के इंश्योरेंस देने को तैयार है, 25-50 लाख 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस बिना मेडिकल के देने को तैयार है। तो कस्टमर ये बोलता है हमको कि यार तुम्हारा बड़ा नौटंकी रहता है ना, तुम लोग मेडिकल की बात करते हो, तुम्हारा प्रेजेंटेशन पसंद आया, लेकिन मैं मेडिकल करवाने कहीं जाऊंगा नहीं और किसी को मेरे वहां पर चेकअप करने आने नहीं दूंगा क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है। तो कस्टमर कभी कभी जिद पकड़ लेता है, ठीक है, जिद पकड़ लेता है और वो हमें बोलता है कि तुम्हारी कंपनी यार बिना मेडिकल के इंश्योरेंस करती ही नहीं है। तो अगेन मेरी शुरुआत कहां से होगी? सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरी कंपनी बिना मेडिकल के इंश्योरेंस नहीं करती। मेरी कंपनी इंश्योरेंस देने के टाइम पे कस्टमर को बहुत ज्यादा परेशान करती है। सर मैं ये मानता हूं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, और आप जैसे लोगों को ये परेशानी लगना स्वाभाविक है सर, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी मेरे को कभी कभी लगता है कि क्यों हम इंश्योरेंस देने के टाइम पे एक आदमी को इतना परेशान करें। जैसे ही आप ये बोलोगे ना तो कस्टमर आपको सुनना चाहिए, बोले बोल क्या रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने जो बोला उन सारी बातों का अपन स्वीकार कर रहे हैं फटाफट 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 कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूं आपकी बात से। लेकिन सर फिर अपना कार्यक्रम चालू अपन करेंगे। लेकिन सर हर इंश्योरेंस कंपनी के पास में, ध्यान से सुनिएगा, इसमें डॉक्यूमेंट नहीं है, इसमें जवाब देना है, डायलॉग मस्त मारना है। लेकिन सर हर इंश्योरेंस कंपनी के पास में कस्टमर को परेशान करने के लिए 2 मौके होते हैं। हर इंश्योरेंस कंपनी के पास में कस्टमर को परेशान करने के लिए 2 मौके होते हैं, और यकीन मानिए सर हर इंश्योरेंस कंपनी इन 2 मौकों में से एक मौके का इस्तेमाल तो करती ही करती है, चाहे वो मेरी LIC है या कोई दूसरी कंपनी है। हर इंश्योरेंस कंपनी के पास में कस्टमर को परेशान करने के 2 मौके होते हैं, और हर कंपनी इन 2 मौकों में से एक मौका तो इस्तेमाल करेगी ही करेगी। सर मेरी कंपनी क्या करती है सर मालूम है? वो पॉलिसी देने के टाइम पे कस्टमर को इसलिए परेशान करती है क्योंकि कस्टमर की गैर मौजूदगी में क्लेम देने के टाइम पे उसके परिवार को परेशान ना करना पड़े। लेकिन मान के चलिए सर कि जो कंपनी इतना बड़ा इंश्योरेंस आपको देने से पहले इतना भी परेशान नहीं करेगी, वो कंपनी क्लेम देने के टाइम पे आपके परिवार को परेशान करेगी ही करेगी। तय आपको करना है कि अभी आपको थोड़ी परेशानी झेल लेनी है या आपके बाद आपका परिवार परेशानियों में चला जाए। आप क्या चाहते हैं? मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं मेहता साहब कि आप क्या चाहते हैं। आई विल हैंडल इट लाइक दिस। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि हर इंश्योरेंस कंपनी के पास में अपने कस्टमर को परेशान करने के, सर आपकी बात बिल्कुल सही है, आई फुल्ली एग्री विथ यू कि कंपनी ऐसा करती है। मुझे भी बहुत बार ताज्जुब लगता है कि क्यों हमारी कंपनी भी मतलब दूसरी कंपनियों की तरह बिना मेडिकल किए धकाधक पॉलिसी देना क्यों नहीं चालू कर देती है। ऐसा मेरे को भी कभी लगता है सर। लेकिन फिर मुझे दोबारा याद आता है वो बात जो मैंने कहीं सुनी थी कि हर इंश्योरेंस कंपनी के पास में अपने कस्टमर को परेशान करने के लिए 2 मौके होते हैं, और हर इंश्योरेंस कंपनी उन 2 मौकों
में से एक मौका तो उठाएगी। और जो कंपनी पॉलिसी देने के टाइम पे परेशान करेगी वो क्लेम देने के टाइम पे परेशान नहीं करेगी, और जो कंपनी पॉलिसी देने के टाइम पे परेशान नहीं करेगी वो क्लेम देने के टाइम पे परेशान करेगी और करेगी ही। तो सर आपको तय करना है कि अभी पॉलिसी लेने के टाइम पे अपन थोड़ी परेशानी झेल ले, वो ज्यादा सही रहेगा, या हमारे बाद जब हमारा परिवार क्लेम लेने के लिए जाए तब उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े, वो ज्यादा सही रहेगा। मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं सर, आप तय करिए। मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता, सब कुछ बोलने के बाद भी यही बोलना है कि सर मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल हैंडल दिस। ऑब्जेक्शन नंबर 6 माय डियर फ्रेंड्स, कि मैं लंबी अवधि के निवेश के दायित्व में नहीं जाना चाहता। ये आज की डेट में बहुत ज्यादा आता है, मालूम है। एक एज ग्रुप ऐसा है जो आपसे ये बात करेगा, जो आज की जो जनरेशन है ना, आज के जो 22-25 से लेकर के 35-40 तक के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, है ना, उनकी डिग्री बहुत अच्छी है, ये लोग आपको बोलेंगे कि यार कौन 25-30 साल तक बाद, ये तो बहुत लंबा है, मैं इतना नहीं करना चाहता। कौन 20 साल तक का करेगा, मेरे को नहीं मालूम। मैं अभी 5 साल बैंगलोर में काम कर रहा हूँ, है ना, मैं अगले 5 साल कौन सी कंपनी में रहूंगा, मैं यहाँ रहूंगा कि भी नहीं रहूंगा, हो सकता है मैं न्यूजीलैंड चला जाऊं, लंदन चला जाऊं, यूएस चला जाऊं। तो आज की जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, आज के जो प्रोफेशनल्स लोग है ना, उनका फिक्स नहीं रहता। वो जमाना नहीं है बॉस आज के दिनों में कि जहां पर आदमी 25-25, 30-30 साल तक एक ही कंपनी में नौकरी करते हुए निकाल देता था। अभी का जमाना कैसा है, अभी की जनरेशन ये सोचती है कि जितना तेजी से नौकरी बदलोगे उतना तेजी से तनख्वाह बढ़ेगी, जितना तेजी से जंप मारोगे उतना तेजी से तनख्वाह बढ़ेगी। तो इसीलिए वो लंबे में नहीं जाना चाहते, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा ये बोलने वाले लोग होते हैं धंधा करने वाले लोग, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि मैं आज जो धंधा कर रहा हूं वो कल चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं इसी धंधे में कल रहने वाला हूं कि नहीं रहने वाला हूं। आज मैं टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन ये कोरोना के चलते मेरा बिजनेस ही बिल्कुल बंद हो गया, तो मैंने कोई और नया बिजनेस चालू किया। अभी मेरी चौराहे पे दुकान है, लेकिन हमारी सरकार ने इसी चौराहे के ऊपर ओवरब्रिज बनाना चालू किया, तो साला मेरा धंधा 80% डाउन आ गया, है ना। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई तो धंधा डाउन आ जाता है ना। एनवायरमेंट धंधे के ऊपर असर करता है, ग्लोबल इकोनॉमी धंधे पे असर करती है, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो धंधे के ऊपर असर करती है। आप देखिए सरकार ने अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई और 10वीं बोर्ड को ही खत्म करने के बारे में जो बातचीत हुई है, आप सोचिए कि वो लोग जो 10वीं बोर्ड के बच्चों के ट्यूशन कर रहे होंगे उनके धंधे के ऊपर क्या बीतेगी, है ना। सो प्लीज अंडरस्टैंड, धंधे वाला आदमी इसीलिए आज की डेट में लंबे में नहीं जाना चाहता। बिल्डर को नहीं मालूम कि मेरे ये फ्लैट जो मैंने सोचा है वैसा बिकेगा कि नहीं बिकेगा, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि जहां पर कैश में ट्रांजेक्शन होते थे। तो हर धंधे वाला आदमी लंबे में नहीं जाना चाहता, मतलब कि लंबे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में नहीं जाना चाहता। हाँ, एक अच्छी बात क्या है मालूम है, अच्छी बात यह है कि इनकी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आप उनको पैसा भी तुरंत दे दो। ये क्या बोल रहे हैं कि आप पैसा भले 15 साल के बाद दो, लेकिन 15 साल तक भरने के लिए मत बोलो बाबा। आप 5 साल के लिए लो, 10 साल के लिए लो, 7 साल के लिए लो, 8 साल के लिए लो, लेकिन आप ये अगर बोलोगे कि 15 साल, 20 साल, 25 साल तक भरो, तो ये कभी भी इसमें इस चक्करों में पड़ने वाले नहीं है ना। तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते जब मैं इस कैटेगरी के लोगों के पास में जाता हूं तो मुझे पहले से ये समझ में आना चाहिए। आपने देखा होगा कि क्यों ये जो पढ़े लिखे लोग, इस एज ग्रुप के लोग और धंधे वाले लोग इंश्योरेंस में भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ मुड़ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्राइवेट का जब भी बंदा जाएगा तो वो 7 साल की बात करेगा कि सर मेरे प्रोडक्ट में 7 साल भरना है और 15 साल के बाद इतना मिलेगा, या 12 साल के बाद इतना मिलेगा। मेरे प्रोडक्ट में सर 8 साल भरना है और इतने साल के बाद इतना मिलेगा। तो उनको ये ज्यादा आकर्षित करता है कि इसमें 7 साल ही भरना है। लेकिन एक LIC एजेंट जाता है, उसको मालूम है कि जीवन उमंग में 5 साल भी भरा जा सकता है, 7 साल भी भरा जा सकता है, 9 साल भी भरा जा सकता है, 12 साल भी भरा जा सकता है। लेकिन फिर भी वो LIC एजेंट है ना, उसको क्या लगता है कि एक बार माल बेच दो तो साला 20 साल तक 5-5% आता रहना चाहिए। ये 5-5% लंबे टाइम तक मेरे लेने का जो लालच है ना, वो मेरे को मेरे मुंह से जाने अनजाने में ऐसा निकल जाता है कि सर इसमें 20 साल भरना पड़ेगा, इसमें 25 साल पे करना है, इसमें 30 साल पे करना है। तो वो सोचता है, बोले तुम क्या बात कर रहे हो यार, जिस जमाने में शादियां साली 20 साल तक नहीं टिकती, तुम ऐसे जमाने में 20 साल का प्रीमियम मेरे से मांग रहे हो, है ना। तो उसकी खोपड़ी में वो बात सेट नहीं होती और फिर वो प्राइवेट वालों की तरफ चला जाता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी आप इन लोगों के पास में कॉल करने के लिए जाए
तो हमेशा आप ऐसे प्रोडक्ट उनको दिखाइए, जैसे जीवन लाभ है 10 साल पे करना है, जीवन उमंग इतना शानदार प्रोडक्ट। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं कोई LIC का साहब नहीं हूं, ना मैं DO हूं, ना एजेंट हूं, है ना, मैं एक न्यूट्रल आदमी हूं, है ना, मेरे को LIC से ऐसा नहीं है कि मैं LIC की बात करता हूं तो LIC मेरे को पैसा देती है बात करने का, लेकिन एक न्यूट्रल आदमी होने के नाते अगर आज की डेट में मैं बताऊं तो बॉस एक प्रोडक्ट ऐसा है शानदार कि जो आप किसी भी व्यक्ति को दे सकते हो और गारंटी के साथ में दे सकते हो, सीना ठोक करके दे सकते हो, दैट इज जीवन उमंग। इतना खूबसूरत प्रोडक्ट की जो इस कैटेगरी में कि जिनको शॉर्ट टर्म के लिए जाना है, जो 25-30 साल के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनको लंबा मत दिखाओ, जीवन उमंग दिखाओ, उनको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिखाओ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म बेनिफिट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म बेनिफिट, उनको बताओ कि इसमें इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए करना है और बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। अगर आप ऐसी चीजें लेकर के जाओगे तो वहां पर ये सवाल आपको नहीं आएंगे, नहीं तो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे कि भैया इतने लंबा में मैं जाना नहीं चाहता। तो प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, इस ऑब्जेक्शन को टालने का ये सबसे बड़ा तरीका है। अगर आपने अभी समझा दिया है तो भी आप उस आदमी के पास दोबारा जाइए और उनको जीवन उमंग आप बताइए, 6 साल वाला जीवन उमंग निकालिए, 7 साल वाला जीवन उमंग निकालिए, है ना, ऐसी कुछ चीजें करिए जो लोगों को आकर्षित करे। कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए, जैसे 10 साल का जीवन लाभ लिया और जीवन उमंग का भी 10 साल का प्रीमियम ले लिया, है ना, दोनों में 10-10 साल के लिए पैसा भरना है और 15वें साल से जीवन उमंग का 8% आना चालू हो जाएगा, 16वें साल से दोनों का आना चालू हो जाए और जीवन लाभ की मैच्योरिटी लेने की बजाय मैं जीवन लाभ को सेटलमेंट ऑप्शन में डाल दूंगा 15 साल के लिए, तो मैं कस्टमर को बोल सकता हूं कि 16वें साल से आपको इतना रिटर्न आएगा। जीवन लाभ का और जीवन उमंग का दोनों का रिटर्न 16वें साल से दिखाओगे ना, मेरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद में चेक कर लेना तुम्हारे सॉफ्टवेयर में 12, जो अपन 8% बोलते हैं ना, वो तुम 12% बोल पाओगे टोटल मिला करके। इतना शानदार ऑप्शन है तुम्हारे पास में। लेकिन अपन मालूम है सोचते क्या है, हम सोचते 20 साल 25 साल की मैं 20 साल तक मेरे को 5-5% आता रहे। छोड़ो, वो 5-5% के चक्कर में तुम्हारा 35 भी हाथों से निकल जाएगा। इससे बेहतर ये है कि तुम अभी के समय में, आज की जो रिक्वायरमेंट है, बाबा पिक्चर है 4 घंटे की बनने वाली, जो पिक्चर थी वो 1.5-2 घंटे की बनने लगी, है ना। शादी कराने में जिस पंडित को 3 घंटा लगता था वो साला 20 मिनट में निपटा रहा है। 5 दिनों तक जो क्रिकेट खेला जाता था वो 20-20 ओवर का हो गया, हर जगह पर शॉट होने लगा, लेकिन तुम्हारा 20-25-30 साल अभी तक खत्म हो नहीं रहा है ना। सो प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, इस हिसाब से करिएगा। आशीष गुप्ता जी ने बोला आज के समय 10 साल से नीचे कोई प्लान नहीं है सर, जीवन उमंग है। जीवन उमंग में आप कस्टमर को 5 साल बताइए और ये वो लोग आपको सवाल करेंगे, ये महीने का 1000-2000 रुपया देने वाला आदमी आपसे ये सवाल नहीं करेगा, ठीक है। महीने का 1000-2000 देने वाला ये सवाल नहीं करेगा, ये सवाल करेगा आपको बड़ा प्रीमियम देने वाले जो लोग है, बड़ा प्रीमियम, महीने का क्या बोलते हैं, महीने का 10,000, महीने का 20,000, साल का 2 लाख 5 लाख, ये लोग कभी भी लॉन्ग टर्म में नहीं जाना चाहते। उसको मालूम ही नहीं है कि मैं अगले 15 साल के लिए 5-5 लाख रुपया दे पाऊंगा क्या। अभी मेरा स्कीम चल रहा है, माल है ना, माल है तो मोहब्बत है, माल खत्म हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा। ये ऐसे लोग जो रहते हैं वो आपको शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। तो इंश्योरेंस जैसा आदमी वैसा प्रोडक्ट अपने को ऑफर करना आना चाहिए। अगला ऑब्जेक्शन क्या है, ऑब्जेक्शन नंबर 7 ये बोलता है कि हमारा धर्म बीमा कराने से मना करता है। मेरा ये मानना है कि ये ऑब्जेक्शन आने की भी सबसे बड़ी वजह हम लोग ही है, हम लोग ही है। मुझे एक चीज बताइए, ये ऑब्जेक्शन हमें ज्यादा से ज्यादा, ये ऑब्जेक्शन हमें ज्यादा से ज्यादा जो आता है, ये आता है मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को। जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो वहां पर आता है। आप सोचिए कि जिस धर्म के लोग मेडिक्लेम करवाते हैं उनको मेडिक्लेम करवाने में प्रॉब्लम नहीं है। जिस धर्म के लोग, मतलब उससे हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं, इंश्योरेंस का ही प्रोडक्ट है ना, वी कॉल इट हेल्थ इंश्योरेंस, छोटे में अपन मेडिक्लेम को बोलते हैं, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। जिस कम्युनिटी के लोग व्हीकल इंश्योरेंस कराते हैं वो लाइफ इंश्योरेंस क्यों नहीं कराते, मालूम क्यों नहीं कराते, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस बेचने वाला आदमी उनको हेल्थ इंश्योरेंस समझाता है, व्हीकल इंश्योरेंस बेचने वाला आदमी उनको व्हीकल इंश्योरेंस समझाता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस बेचने वाला आदमी उनको लाइफ इंश्योरेंस की जगह रिटर्न, ब्याज, इतना इंटरेस्ट आएगा, ये सारी चीजें बताते तो उनको ऐसा लगता है कि ये हराम का पैसा है। प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड, हमने शब्दों को गलत कर दिया। हेल्थ इंश्योरेंस वाला क्या बोलता है कि अगर हेल्थ खराब हुई और आपको एडमिट करना पड़ा तो पैसा आएगा, वो तुरंत ले लेता है। व्हीकल इंश्योरेंस वाला क्या बोलता है कि अगर व्हीकल ठुका, आपकी गाड़ी ठुकी है ना, तो आपको इतना पैसा आएगा, तुरंत ले लेता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस बेचने वाला क्या बोलता है, सर इतने साल के बाद आपको इतना
इतना मिलेगा। तो उनको क्या लगता है, ये ब्याज देने की बात करते हैं, और जो उनके धर्म में सही नहीं माना जाता। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी अगर मेरे को मालूम है कि मैं किसी एक, जिसे पाक मुसलमान कहते हैं, पवित्र मुसलमान, जो एक पक्का मुसलमान है, उनके वहां पर मैं अगर ये समझाने के लिए जा रहा हूं, तो मुझे अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको छोड़ दो, लेकिन जब आप वहां पर जाते हैं तो प्योर इंश्योरेंस समझाइए। दूसरी बात, इसका जो ऑब्जेक्शन है, ये तरीके मैं आपको वो ऑप्शन बता रहा हूं, अब इसको हैंडल कैसे करना है वो समझिएगा। ठीक है, जैसे ही कोई व्यक्ति मुझे ये कहते हैं कि हमारे धर्म में, मैं मुस्लिम आदमी हूं और मेरे धर्म के अंदर बीमा कराना मना किया जाता है, तो मैं उनसे पूछूंगा, बोले सर क्यों मना किया जाता है, आप जरा से मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं आपके धर्म के बारे में उतना ज्यादा नहीं जानता। तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि हमारे धर्म में ब्याज का पैसा लेना ये गुनाह माना जाता है, यानी ये नापाक चीज मानी जाती है, इसलिए हम लोग नहीं कराते। तो बोले सर मैं इज्जत करता हूं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप एक पाक मुसलमान है, आप एक सच्चे इंसान है और आप अपने धर्मों को इतना फॉलो करते हैं। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप मेडिक्लेम करवाते हैं ना, आपने मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है ना, तो बोले सर उसमें कैसा रहता है, उसमें ये रहता है कि मान लो कि आपने इस साल अपना पॉलिसी करवाया लेकिन आपने क्लेम नहीं लिया, तो अगले साल कंपनी आपको 5% नो क्लेम बोनस देती है। नो क्लेम बोनस क्यों देती है, क्योंकि आपने क्लेम नहीं लिया तो आपका 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस के अंदर 5% और बढ़ जाती है। अगर आपने व्हीकल का अपना इंश्योरेंस करवाया है और इस साल आपने क्लेम नहीं लिया, तो उसमें भी आपको 5% के आसपास की नो क्लेम बोनस दी जाती है। बोले सर दी जाती है कि नहीं दी जाती, बोले हाँ दी जाती है सर। तो बोले सर हम लोग भी जो दे रहे हैं वो ब्याज नहीं दे रहे हैं, हम नो क्लेम बोनस ही दे रहे हैं। नो क्लेम बोनस क्यों दिया, क्योंकि इस साल मान लीजिए कि आपने अपना 50,000 रुपए का प्रीमियम भरा 10 लाख रुपए के इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, 10 लाख रुपए के इंश्योरेंस के लिए भरा, तो कंपनी क्या करती है, आप इस साल जिंदा रह गए, आपने क्लेम नहीं लिया आपके परिवार ने, तो हम भी जो दे रहे हैं हम नो क्लेम बोनस ही दे रहे हैं सर। वो 5%, 10 लाख रुपए के हिसाब से 5% मतलब 50,000 रुपया आपके सम एश्योर्ड में जोड़ा जाता है। जैसे 5 लाख की गाड़ी में 5% जोड़ा जाता है, वैसे 10 लाख के इंश्योरेंस में 5% और जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और जितने साल तक आप क्लेम नहीं लेंगे उतने साल तक वो लगातार नो क्लेम बोनस जोड़ा जाएगा सर। ये ब्याज नहीं है, जैसे उसमें नो क्लेम बोनस है उसी प्रकार से इसमें भी नो क्लेम बोनस ही है। लेकिन एक फर्क है सर, मेरा ये मानना है सर कि ये जितना भी मेडिक्लेम वगैरह है, ये जितना भी व्हीकल इंश्योरेंस है, ये नापाक प्रोडक्ट है। माफ कीजिएगा सर, लेकिन मैं इसको नापाक प्रोडक्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर एक आदमी ने 20 साल तक पॉलिसी करवाया मेडिक्लेम का और 20 साल तक उसने मेडिक्लेम लिया ही नहीं है ना, ऊपर वाले की खुदा की रहम से उस आदमी को कभी हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं करना पड़ा, और 20 साल के बाद अगर वो अपना पॉलिसी बंद करा देता है या आगे प्रीमियम नहीं देना चाहता, तो 20 साल तक उस कंपनी ने जितना प्रीमियम लिया है वो उसको वापस नहीं करते सर, वो उस प्रीमियम को अपने पास में रख लेते हैं। तो सर वो नापाक प्रोडक्ट माना जाता है कि किसी ने अपनी प्रोडक्ट का फायदा नहीं लिया फिर भी उसका पैसा मैं अपने पास में रख लेता हूँ। व्हीकल इंश्योरेंस में भी सर ऐसा होता है। लेकिन सर मेरा कंपनी जो LIC है, ये जैसे आप एक पाक मुसलमान है वैसे ही मेरा कंपनी LIC भी एक पाक कंपनी है। मैं ऐसा इस वजह से कह रहा हूं सर क्योंकि मेरी कंपनी ये बोलती है कि अगर आपने मेरी कंपनी को अगले 20 साल के लिए पॉलिसी में आपने 50,000 रुपए का प्रीमियम दिया, 20 साल तक आप जिंदा रह गए, तो हर साल के नो क्लेम बोनस के हिसाब से आपका जो भी पैसा बना, 15 लाख बना, 17 लाख बना, 20 लाख बना, जो भी पैसा बना सर वो पैसा आपका है, आपको वापस मिलना ही चाहिए। मेरी कंपनी भी नापाक हो जाएगी अगर आपका पैसा हमारे पास में रख लेगी तो। और उसके बावजूद भी सर, इसके बावजूद भी यदि आपको ऐसा लग रहा है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, तो सर बहुत सारे मुसलमान आपके शहर में और आपके पहचान में ऐसे होंगे कि जो हज जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास में पैसा नहीं है सर। 10 लाख रुपया आपको ज्यादा मिला ना, आपने दिया था उससे ज्यादा आया ना, वो 10 लाख रुपया 1-1 लाख रुपया 10 मुसलमानों को देकर उन 10 ऐसे मुसलमानों को कि जो गरीबी की वजह से हज पे नहीं जा सकते उनको हज पे भेजिए सर, ऊपर वाला इसकी नोट रखेगा। लेकिन सर इंश्योरेंस से मुंह मत मोड़िए। एंड दिस इज हाउ आई विल हैंडल दिस। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, शब्दों का चयन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑब्जेक्शन नंबर 8, हमारे रिश्तेदारों में बीमा एजेंट है, हमारे रिश्तेदारों में
बीमा एजेंट है। तो अगेन यहाँ पर क्या जवाब देंगे? सर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपके रिश्तेदारों में बीमा एजेंट है, और आप जैसा बता रहे हो तो मैं ये यकीन के साथ में कह सकता हूं कि उस बीमा एजेंट ने आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से आपका सफिशिएंट इंश्योरेंस प्लान करके दिया होगा, उस बीमा एजेंट ने आपका पोर्टफोलियो तैयार करके दे दिया होगा, उस बीमा एजेंट ने आपके आधार कार्ड, पान कार्ड, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, इन सारी चीजों को अपडेट करके रखा होगा सर। और ये करना आवश्यक है, क्योंकि अगर इन चीजों को ना किया जाए तो सही समय पर जब इंश्योरेंस का बेनिफिट लेने की बारी आती है तो लोगों को नहीं मिलती है ना। मैं सर आपको इंश्योरेंस बेचने के लिए नहीं आना चाहता, मैं सिर्फ आकर के ये चेक करना चाहता हूं कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू से आपका सफिशिएंट इंश्योरेंस आपके बीमा, आपके रिश्तेदार में जो बीमा एजेंट है उसने दिया है कि नहीं दिया है। और अगर दिया होगा तो आप यकीन माने सर, आपकी मौजूदगी में मैं उस सज्जन को फोन करके बधाई दूंगा और उनको मिठाई खिलाने के लिए मेरे ऑफिस में बुलाऊंगा कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड। और अगर नहीं दिया होगा सर तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए भाई साहब क्या करना है। तो सर मौका मत टालिए ना, ये अपॉइंटमेंट लेवल का ऑब्जेक्शन है, ठीक है, ये क्लोजिंग लेवल का नहीं है। तो सर प्लीज कल शाम को जब 8:30 बजे मिलेंगे तो अपन चेक कर लेते हैं कि आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से सारी चीजें सेटल है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो आप जैसा बोलेंगे वैसे करेंगे, और अगर होगी तो आपकी मौजूदगी में आपके रिश्तेदार जो बीमा एजेंट है उनको मैं कॉल करके बधाई दूंगा और मैं उनको बताऊंगा कि तुम्हारे जैसे लोग ही हमारी बिरादरी का नाम रोशन कर रहे हैं। ये डायलॉग बोलने का सर मुझे मौका तो दीजिए, है ना। तो मिलते हैं ना मेहता साहब कल शाम को 8:30 बजे। तो सर 8:30 बजे ठीक रहेगा कि 9 बजे? ऐसा मैंने एक डायलॉग मारा। उसने बोला बीमा एजेंट है, तो उस चक्कर में मत पूछो, है ना, कि बोले सर कौन है, नाम बताएंगे, उसका ब्रांच कौन सा। अरे तेरे को जान के क्या मतलब है, तू अपना एंट्री का रास्ता बनाना बाबा, फालतू चीजें मत पूछ, ठीक है, कि कौन है ना कहाँ का है, ये सब चक्करों में जाना नहीं है। इसके बाद में आता है माय डियर फ्रेंड्स ऑब्जेक्शन नंबर 9, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। मैं उनको बोलूंगा मेहता साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। अगर मैं आपके घर में आ रहा होता और इस घर के बाहर एक गाड़ी चमचमाती हुई खड़ी होती, अगर आपके घर में आने के बाद में मेरे लिए पानी भाभी जी की जगह या बहन जी की जगह कोई नौकर लेकर के आता, अगर आपके इसी कमरे के अंदर से ऊपर एक राउंड घूमती हुई ऊपर वाले बेडरूम में एक सीढ़ी जा रही होती, अगर आपके दीवारों के ऊपर एक बहुत बड़ा शानदार एलईडी टीवी लगाया होता, तो सर मैं इंश्योरेंस के बारे में बात करने की आपसे हिम्मत ही नहीं करता, क्योंकि जो लोग उस लेवल के हैं उनको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं। सर इंश्योरेंस बनाइए हमारे जैसे आम आदमियों के लिए। आप सोचिए तो सही, अगर आज अपन मौजूद है, अगर आज अपन मौजूद है और हमारी मौजूदगी में हमें ये डायलॉग मारना पड़ रहा है, तो हमारी गैर मौजूदगी में हमारे परिवार का क्या हाल होगा। और मुझे यकीन है सर कि जितना बोलने में ये आपको संकोच हो रहा होगा, यकीन माने मुझे उतना सुनने में भी संकोच है। मैं क्या करूंगा, एक कहानी बनाऊंगा, है ना। मैंने उनको क्या बोला, मेहता साहब 3 साल पहले मैं क्या करता था मालूम है? 3 साल पहले जब आप ही की तरह कोई मेरे को बोलता था कि आनंद भाई अभी मेरे पास में पैसा नहीं है, तो मैं उनको बोलता था कि कोई बात नहीं, जब आपके पास में पैसा आ जाए तब मेरे को बता देना, मैं आ जाऊंगा आपका बीमा करने के लिए। लेकिन 3 साल पहले की बात है मेहता साहब, इसी अहमदाबाद शहर के अंदर एक यादव जी बोल के एक आदमी रहा करते थे, वो एक फैक्ट्री में, केमिकल कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करते थे, उनका 18,000 रुपए का एक तनख्वाह हुआ करता था। एक बार मैं यादव जी को मिला, उनको मैंने इंश्योरेंस समझाया और महीने के करीब करीब मेरे हिसाब से 3-3,500 रुपए पे करने थे, और उसमें से उनको एक 10 लाख रुपए का बीमा, मैं 5 लाख रुपए का बीमा देना था, और सॉरी 3-3,500 नहीं, महीने का 2500 रुपया पे करना था, ऐसा कुछ प्रोडक्ट था उनका, है ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन 5 लाख का बीमा है, और उसमें एक सुविधा ये थी कि 5 लाख का बीमा कराने पर अगर व्यक्ति की अकस्मात से मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपया, और मतलब टोटल 10 लाख रुपया उस परिवार को आता था। मैंने यादव जी को पूरा समझा दिया, और समझाने के बाद में जब पैसों की बात आई तो उन्होंने बोला आनंद भाई अभी मेरे पास में पैसा नहीं है। मैंने यादव जी की बात पे भरोसा कर लिया और मैंने बोला कोई बात नहीं यादव जी, जब आपके पास में पैसा आ जाए तो मेरे को फोन करके बुला लेना। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, अपन अगले महीने को डेफिनेटली 3-4 तारीख के आसपास कर लेंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं। अगले महीने जब मैं उनको मिलने के लिए गया 1-2 तारीख के आसपास में, तो उन्होंने बोला यार मेरे को यूपी जाना है, यानी मेरे को घर जाना है, गोरखपुर से कॉल आया और मेरे को वहां पर जाना पड़ेगा, है ना। तो एक काम करिए ना, मैं 20-22 दिन के बाद लौट के आऊं तब अपन कर लेते हैं। तो फिर मैंने उनको बोल दिया कि कोई बात नहीं यादव जी, आप लौट के आ जाइए तब अपन कर लेंगे। जब वो आ गए और मैं उनको मिलने के लिए गया तो उन्होंने बोला आनंद भाई गांव जाके आया, थोड़ा खर्चा हो गया है ना, अगले महीने की तनख्वाह में कर लेते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं यादव जी, आप अगले महीने की तनख्वाह में कर लेंगे। मैं टालता रहा, और मुझे याद है कि उनकी तनख्वाह की तारीख रहती थी 4 तारीख, और जब मैं 4 तारीख को उनके वहां पर मिलने के लिए गया, 5 या 6 तारीख था, मैं उनको मिलने के लिए गया तो उनके घर पे ताला लगा था। जब मैंने पड़ोसी से
पूछा तो उन्होंने बोला कि वो तो सारे लोग गांव चले गए हैं, है ना। और जब वहां पर गए, उनसे बातचीत करी कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि करीब 10-12 दिन पहले यादव जी इसी शहर के वो नारोल सर्कल के आसपास में निकले थे अपना साइकिल लेकर के, है ना, या तो बाइक लेकर के, और एक बस वाले से उनकी टक्कर होगी और उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। आप बिलीव करिए मेहता साहब, जब मैंने ये डायलॉग, वो ये बात सुनी उनके पड़ोसी के मुंह से, तो 2 सेकंड के लिए मैं सुन्न सा रह गया। अचानक सबसे पहला ख्याल मेरे दिमाग में यही आया कि काश यादव जी के पास में इंश्योरेंस होता तो उनके परिवार को 10 लाख रुपया आता, काश यादव जी के पास में इंश्योरेंस होता तो परिवार को यह शहर छोड़ना नहीं पड़ता, काश यादव जी के पास में इंश्योरेंस होता तो बच्चों को स्कूल छोड़ना नहीं पड़ता। और उस दिन से मैंने तय किया कि पैसे की वजह से, छोटी सी वजह से, मैं किसी भी आदमी को इस तरीके से टाल नहीं दूंगा कि कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे। और मैं आज आपको बता रहा हूं मेहता साहब कि आज अभी आपको अगले 2 महीने के प्रीमियम का एक चेक काट करके दीजिए, कल सुबह 12 बजे मैं ब्रांच में डालूंगा, है ना। आप तब तक पैसों की व्यवस्था कर लेना। मुझे यकीन है कि अपने परिवार के लिए आप किसी भी तरीके से व्यवस्था करेंगे, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि ईश्वर ना करे आपके परिवार में अभी कोई दुर्घटना घट जाए और डॉक्टर ये बोलेगा कि 50-25 हजार रुपया टेबल पर रखो मेहता साहब, तो ऑपरेशन चालू होगा, तो आपको आधा घंटा नहीं लगेगा 25 हजार रुपया अरेंज करने में। और जो मेहता साहब आधे घंटे में 25 हजार रुपया अरेंज कर सकते हैं अभी आने वाली समस्या को खत्म करने वाले, वो मेहता साहब अगले 12 घंटे के अंदर 2500 रुपया तो अरेंज कर ही सकते हैं भविष्य की समस्याओं को टालने के लिए। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक छोटी सी चीज को लेकर के इस चीज को मत टालिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कल जाकर के क्या होगा, है ना। तो लिखिए कि LIC ऑफ इंडिया के नाम से 2 महीने का 1250 मिला करके 2500 रुपए का चेक, है ना। आप अमाउंट लिख दीजिए, लाइए आप ही के सामने, नाम मैं लिख देता हूं, ऐसा मैं इसको क्लोज करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स प्लीज अंडरस्टैंड, है ना। जो भी लोग बोलेंगे, अभी की जो बात करी है किसी ने कि कोविड की वजह से देखिए यहाँ पर ये प्रोस्पेक्टिंग की बात आती है कि कोविड ने 30-40% सेक्टर ऐसे है कोरोना ने कि जिन सेक्टर को फिलहाल खत्म करके रखा हुआ है, जैसे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, टूर्स एंड ट्रैवल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, खिलौने की दुनिया ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। मतलब आदमी के मौज शौक से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी चीजें ऑलमोस्ट खत्म हो गई और उनको दिक्कत आ रही है, उनका धंधा 50%, 80%, 40% खत्म हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री खत्म हो गई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे LIC ने कोई मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में ये लिख करके नहीं दिया है कि तुमको इसी एरिया के अंदर काम करना है, मैं अपना एरिया चेंज करूंगा। अगर मुझे समझ में आया कि इस फैक्ट्री में मैं ज्यादा इंश्योरेंस या इस कॉलोनी में मैं ज्यादा इंश्योरेंस या इस इंडस्ट्री में मैं ज्यादा इंश्योरेंस देता था, वहां पर दिक्कत है, तो मैं अपना सेक्टर चेंज करूंगा। मैं गवर्नमेंट नौकरी वालों के पास में जाऊंगा क्योंकि उनको दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं दूध की दुकान वालों के पास में जाऊंगा, किरानों की दुकान वालों के पास में जाऊंगा, ऐसे लोगों के पास में जाऊंगा कि जिनको कोरोना के चलते कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जिन्होंने सवाल पूछा है दर्शन पवार साहब ने, दर्शन पवार साहब, चेंज योर एरिया। आप जिस एरिया में लोगों को दिक्कत है आप उसी एरिया में जाएंगे तो आपको यही डायलॉग बार बार सुनना पड़ेगा, आपको अपना प्रोस्पेक्टिंग एरिया चेंज कर लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ये मेरी आपको एडवाइस है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्शन नंबर 9 को मैं इस तरीके से हैंडल करूंगा। दूसरा ऑब्जेक्शन नंबर 10 जो है, हमारे पास बहुत सारी संपत्ति है, हमें इंश्योरेंस की आवश्यकता क्या है। जनरली या तो ये शुरुआत में भी बोल सकते हैं जब अपन ये बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में, या तो वो लास्ट में भी बोल सकते हैं। ये ओपनिंग लेवल पे भी ऑब्जेक्शन आ सकता है या तो ये क्लोजिंग लेवल पर भी ऑब्जेक्शन आ सकता है। माय डियर फ्रेंड्स प्लीज समझिएगा, है ना, कि हमारे पास में बहुत सारी संपत्ति है। तो उनको सबसे पहले कहना है कि सर मुझे जानकर के बड़ी खुशी और आपके बारे में कौन नहीं जानता सर, और इसीलिए तो मैं यहां पर हूं। मैंने उस पैसे नहीं आने वाले के वहां पर क्या बोला कि मेरे पास में पैसा नहीं है, तो मैंने उनको क्या बोला कि इंश्योरेंस आप जैसे लोगों के लिए है ना, अमीरों के लिए नहीं है, जिनके पास में बहुत कुछ है उनके लिए नहीं है। अब एक अमीर आदमी मेरे को ऐसा मिला है कि जो बोल रहा है कि मेरे पास में संपत्ति बहुत ज्यादा है, मुझे इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। तो मैं इनको भी वही बोलूंगा कि सर अगर मैं आपके घर में आता और ये आदमी जो मेरे लिए पानी लेकर के आया उसके बजाय भाभी जी खुद को लेकर के आना पड़ता, अगर मैं आपके घर में आता और बाहर जो गाड़ी खड़ी है उसकी जगह पर साइकिल खड़ी होती, और अगर मुझे आपके बारे में ये पता होता कि आप एक मामूली कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, तो मैं आपके घर में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता सर, क्योंकि ऐसे आदमी को तो इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है। मैं डायलॉग ही चेंज कर दूंगा, समझिएगा, मैं डायलॉग चेंज कर रहा हूं, उनको इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है सर।
लोगों के लिए, इंश्योरेंस उन लोगों के लिए है कि जिनके पास में खोने को बहुत कुछ है सर, और जो खोने को जिनके पास में बहुत कुछ है उन्हीं को तो इंश्योरेंस कराना पड़ता है ना सर। आपके पास में गाड़ी है कि नहीं, तो आपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, आपका इतना बंगला है आपने बंगले का इंश्योरेंस कराया, आपने फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया, आपने अपने गहनों का इंश्योरेंस कराया होगा, आपके पास में जितने डायमंड्स होंगे आपने डायमंड्स का इंश्योरेंस कराया होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, है ना। तो ये सारी चीज आपने कराई होगी। तो सर इंश्योरेंस आप जैसे लोगों के लिए बनाया है, और मैं आपको बताता हूं सर कि व्हाट इज द, आप जैसे लोगों के लिए इंश्योरेंस महत्वपूर्ण क्यों है। इस विषय पे आज से कई साल पहले इस दुनिया का एक महान इकोनॉमिस्ट हो गया जिसका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने सर आप जैसे लोगों के लिए बात करी है, आप जैसे इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में बात करी है कि व्हाई डू यू नीड इंश्योरेंस इन स्पाइट ऑफ दैट यू हैव लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी। इसके बावजूद कि आपके पास में बहुत सारी संपत्ति है, क्यों आपके पास में लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए सर, इस विषय पे इन्होंने बात करी है। फोर्थ सी थियरी ये बोलती है कि हमारी जिंदगी 4C के साथ में, 4C के साथ में कनेक्टेड है। द फर्स्ट सी ऑफ अवर लाइफ इज क्रिएशन ऑफ इनकम। हर आदमी मेहनत करके पैसा बनाता है। आपने सर जो प्रॉपर्टी आज आपके पास में, जो आप इतना मस्त मतलब जिससे कहते हैं इतनी खुददारी के साथ और आत्मसम्मान के साथ आप बोल रहे हैं कि मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको आपके बाप दादाओं ने नहीं दिया था, या आपने अपने खून पसीने की मेहनत से बनाया। कैसे बना सर, आप समझिए जरा इसमें। एडम स्मिथ ये कहता है कि एक प्रॉपर्टी बनाने वाला आदमी कई साल पहले मेहनत करना शुरू करता है और इनकम क्रिएट करता है। क्या होता है उस इनकम के बाद में, दूसरा सी आता है कंजम्पशन ऑफ इनकम। मतलब जो पैसा आप कई साल पहले कमा रहे थे उसमें से कुछ पैसा आप खर्च कर रहे थे अपने परिवार के निर्वाह के लिए, अपने उनके सर्वाइवल के लिए, और वो सर्वाइवल करने के बाद में आप तीसरे सी में जाते थे, कंजर्वेशन ऑफ इनकम करते थे कि आप कुछ पैसा बचाते थे। आपने सेविंग और इन्वेस्टिंग का एक हैबिट बनाया जिसके चलते आप धीरे धीरे करके अपना प्रॉपर्टी बनाते गए। आपने अपनी इनकम के ऊपर फोकस किया, आपने बड़ा बड़ा काम किया, आपकी इनकम बढ़ी, आपका कंजर्वेशन बढ़ा, आपका क्रिएशन बढ़ा, आपका कंजर्वेशन बढ़ा, आपकी आवक बढ़ती चली गई, आपकी आय बढ़ती चली गई और आपकी सेविंग बढ़ती चली गई। ये करते करते आपने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई। लेकिन यकीन माने सर, मुझे एक चीज बहुत बुरी लगी आपने जो बोला उसमें, मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ जब आपने ये कहा कि ये सब मैंने बनाया है और मेरे पास में इतनी प्रॉपर्टी है। लेकिन जब आपने ये बोला इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी चीज भी अगर ये लोग बेच देंगे तो भी इनकी जिंदगी कटेगी, सर मुझे एक बात सुनकर के बड़ा दुख हुआ कि जिस आदमी ने अपने खून और पसीने से इतनी बड़ी चीज बनाई है वो उसी चीज को बिकते हुए देखने के बारे में या बेचने के बारे में सोच कैसे सकता है सर। और एडम स्मिथ का ये कहना है कि बनाई हुई संपत्ति बेचने के लिए नहीं होती है, संपत्ति होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास, दूसरी जनरेशन उसमें थोड़ा और ऐड करेगी और फिर तीसरी जनरेशन के पास जाएगी, तीसरी जनरेशन उसमें और ऐड करेगी। अगर सरल शब्दों में समझे सर, तो आप अपने बच्चों को 100 रुपया देंगे तो वो 100 रुपया खर्च करने के लिए नहीं है, वो 100 रुपए में वो मेहनत करके 100 रुपए और जोड़ेंगे तो अगली जनरेशन के पास में 200 जाएगा। अगर सर हर जनरेशन बनाई हुई संपत्ति को यूज करना चालू करेगी तो चौथी और पांचवी पीढ़ी को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे किसी परदादा ने ऐसा कुछ किया था। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो अपनी खून पसीने की मेहनत से यह संपत्ति बनाई, ये संपत्ति आपकी आने वाली 5 जनरेशन के पास में जानी चाहिए, 8 जनरेशन के पास में जानी चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि हमारे फलाने फलाने परदादा ने बनाया था, तो इसको बचाने की जिम्मेदारी सर आपकी है। और ये बचेगी कैसे? ये तब बचेगी कि जब हमारे ना रहने के बावजूद भी हमारे परिवार के लोगों को ये कंजम्पशन का जो दूसरा सी है इसको चलाने के लिए ये तीसरे सी के ऊपर नजर ना डालनी पड़े। नजर कब जाएगी? अगर पहला वाला सी बंद हो गया तो इनकी नजर जाएगी तीसरे सी पे कि चलो इसको बेच करके अपना कंजम्पशन चालू करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में भी ये संपत्ति आपकी नेक्स्ट जनरेशन तक जानी चाहिए तो उसके लिए जरूरी है सर 4th सी ऑफ अवर लाइफ। और वो 4th सी क्या है? कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम। तो सर आपकी गैर मौजूदगी में, आपका मान लीजिए कि हम 100 करोड़ का एक इंश्योरेंस करते हैं तो आपकी गैर मौजूदगी में वो 100 करोड़ रुपया जब आपके परिवार को मिलता है तो आपके परिवार को आपके खून पसीने से बनाई हुई संपत्ति के ऊपर नजर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी में से जो लाइफस्टाइल का लेवल आपने उनको दिया है ना, जो लाइफस्टाइल उनकी है, जो नौकर चाकर है, वो सब कुछ मेंटेन रहेगा, बावजूद इसके कि आपकी प्रॉपर्टी बेचनी नहीं पड़ी, सब कुछ मेंटेन रहेगा।
मिलेगा। तो सर एडम स्मिथ ये कहता है कि फर्स्ट सी वाला मतलब जो आदमी मेहनत करके जो फर्स्ट सी क्रिएट करता है, सेकंड सी और थर्ड सी को मैनेज करता है, और जो वेल्थ क्रिएट करता है, वेल्थ क्रिएट करी हुई वेल्थ अगर वो चाहता है कि बनी रहनी चाहिए तो उसको फोर्थ सी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो सर आप जैसे बड़े लोगों के लिए दुनिया के इसी बड़े इंसान ने ये कहा है कि इंश्योरेंस जैसा प्रोडक्ट आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है उन लोगों की कंपैरिजन में कि जिनके पास में खोने को बहुत ज्यादा नहीं है ना। इस तरीके से मैं इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, और इस तरीके से समझाऊंगा। इसके बाद में दूसरा जो ऑब्जेक्शन आता है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज टैक्स का प्रावधान हो गया है। ये ऑब्जेक्शन क्यों आता है मालूम है? क्योंकि कई सारे लोग, देखिए पकोड़े के साथ में जो चटनी मिलती है ना, तो चटनी मेन नहीं है, पकोड़ा मेन है। लेकिन कई सारे लोग गलती क्या करते हैं, चटनी को ही मेन बताना चालू कर दे तो वो मूर्खामी कही जाती है, इसे मूर्खता कही जाती है। ठीक उसी प्रकार से इंश्योरेंस के साथ में जो टैक्स बेनिफिट आता है वो चटनी है, इंश्योरेंस क्या है, पकोड़ा है। लेकिन अगर आप टैक्स बेनिफिट को बहुत ज्यादा बड़ा करने की कोशिश करोगे तो इन लफड़ों में फंसोगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप टैक्स बेनिफिट बताना चाहते हैं तो देखिए कि सामने खड़ा कौन है। वो आदमी ऐसा है कि जो आपको 5 लाख रुपए का प्रीमियम आपने प्रपोज किया है, ठीक है, तो वो बोलता है कि नहीं इतना नहीं, मेरा टैक्स का तो हो चुका है। तो उसको टैक्स बेनिफिट क्यों नजर आया? क्योंकि मैंने बोला सर 5 लाख रुपए के ऊपर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अब इतना बड़ा इंश्योरेंस, वो आदमी 1 करोड़ का इंश्योरेंस दे रहा है, मैं टैक्स बेनिफिट दिखा रहा हूँ 5 लाख रुपए ऊपर। अरे वो उसके लिए चन्ना है बाबा, कुछ भी नहीं है, फालतू की चीज है उसके लिए। आपको दिखाना चाहिए कि सर आने वाले 25 साल के बाद जब आप 3 करोड़ रुपया उठाओगे यहां से, तो वो 3 करोड़ रुपए में से सर 1 रुपया भी आपको टैक्स का पे नहीं करना पड़ेगा। उस जमाने में, जिस जमाने में डिजिटलाइजेशन उसकी चरम सीमा पे होगा, उस जमाने में जिस जमाने में 1 रुपए का टैक्स चोरी करना नामुमकिन होगा, ऐसे जमाने में सर आप सोचिए कि 3 करोड़ रुपया अगर आपको बोला है एलआईसी ने कि आपकी मैच्योरिटी 3 करोड़ हो गई है और 3 करोड़ रुपया आपके खाते में आएगा, तो वो उसमें से 1 पैसा भी टैक्स का काटेंगे नहीं। तो आप मुझे बताओ कि 5 लाख का टैक्स बेनिफिट दिखाना चाहिए कि 3 करोड़ का दिखाना चाहिए, है ना। जनरली लोग गड़बड़ ये करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स बेनिफिट दिखाते हैं। मेरा मानना ये है कि मैच्योरिटी के ऊपर टैक्स बेनिफिट जितना फोकस करोगे, है ना, आप हम क्या बोलते हैं, 1 लाख रुपए के प्रीमियम के ऊपर टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर मैं एक एलआईसी एजेंट हूं और मैं फेसबुक के ऊपर डालना चाहता हूं तो मैं ऐसा लिखूंगा कि पाइए 1 करोड़ रुपया बिना किसी टैक्स के, 100% टैक्स बेनिफिट के साथ में 1 करोड़ रुपया मिलेगा। तो बड़ा आदमी जो रहेगा उसको आकर्षित क्या करेगा, 1 लाख रुपए का टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट आकर्षित करेगा या 1 करोड़ रुपए का मैच्योरिटी आकर्षित करेगा, ये आपको सोचना है ना। तो कई बार मैंने देखा है कि हमारी गलतियों की वजह से हम ऐसे ऑब्जेक्शंस में घुस जाते हैं, कि जिस ऑब्जेक्शन में हमें आना ही, जो ऑब्जेक्शन हमको आना ही नहीं चाहिए था, ऐसे ऑब्जेक्शन हमको सुनने पड़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्शन नंबर 12 जो आता है वो आता है ये, और एक ऑब्जेक्शन ऐसा ही है कि सीए से पूछ ले फिर बताते हैं। आई विल टेल यू आफ्टर टॉकिंग टू माय चार्टर्ड अकाउंटेंट। माय डियर फ्रेंड्स प्लीज मुझे बताइए, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो एमडीआरटी है, सीओटी है, टीओटी है ना। एक नाम जैसे वीरेंद्र पारिक जी को मैं जानता हूं, ही इज अ सीओटी एडवाइजर, और उनका जो फॉर्म 16 बनता है एलआईसी के अंदर, ही इज मेकिंग मोर देन 25-30 लाख रुपीज एवरी ईयर, भाई ना। बहुत सारे मतलब म्यूचुअल फंड, जीआई सब कुछ करके मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वीरेंद्र पारिक जी का टोटल इनकम 40 लाख रुपए के आसपास होगा। मतलब ही इज इनटू टैक्सेबल इनकम। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आज तक आपने अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा क्या कि मैं 2 लाख रुपए का एफडी कराऊं क्या, मैं अपना एक नया जीवन उमंग लूं क्या, मैं फलानी जगह पर इन्वेस्टमेंट करूं क्या? जब आप नहीं पूछते तो ये क्या चक्कर बढ़ रहा है कि आदमी हमको बोलता है कि भैया मैं मतलब जो है कि क्या है अपने चार्टर्ड अकाउंट, व्हाट इज द रोल ऑफ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपमान नहीं कर रहा हूं, आप में से कोई हो तो कृपया मुझे माफ करिएगा, मेरा ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। व्हाट इज द रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन माय लाइफ? इवन आई एम आल्सो टैक्सेबल, आई एम आल्सो मेकिंग टैक्सेबल इनकम। मैं कभी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं पूछता कि मैं ये करूं कि ना करूं। मैंने भी जीवन उमंग लिया, मैं एसआईपी करता हूं, मैं म्यूचुअल फंड करता हूं। आई नेवर टॉक टू माय चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड मैं ये भी नहीं पूछता कि इस खाते में से पैसा दूं कि उस खाते में से दूं। व्हाट इज हिज रोल? उसका काम ये है कि मैंने इतना कमाया, मैं जितना कमाता हूं उसका मैं
कागज देता हूं, मैं जितना खर्चा करता हूं या इन्वेस्ट करता हूं उसका कागज देता हूं, है ना। आने वाले पैसों का कागज दे दिया, देने वाले और जाने वाले पैसों का कागज दे दिया, उनको दे दिया और बोला कि भैया तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से करना क्या है। दैट इज उनका इंटेलिजेंस, वो वहां पर लगेंगे। मतलब वो मुझे ये सलाह कैसे दे सकते हैं कि मेरा रिस्क कवर कितना होना चाहिए, मेरी बेटी के एजुकेशन के लिए मेरे को कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, इवन चेक से भी देना चाहिए कि रोकड़े में देना चाहिए, चेक कौन से का आई विल, मतलब अगर मेरे को लगा मेरा मूड है कि मैं इस बैंक का चेक काट के दे दिया, काटने के बाद में उसको बोलूंगा इसका चेक दिया है, वो बोले सर अरे तुम देख लेना ना बाबा, मेरे को वो हाथ में आए तो दे दिया। मैं फीस किस चीज का देता हूँ यार, साल का 10,000 20,000 30,000 40,000, है ना। मेरा मन से जो मैंने किया उसका जुगाड़ कैसे करना, दैट इज इज रोल। मैं अपने कस्टमर से ऐसे सर हाउ ही विल डिसाइड, आपको अपनी बीवी के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए, आप अपने बेटे के लिए, मुझे सर ईमानदारी से बताइए, मैं कस्टमर को बोलूंगा ऐसा, बोले सर ईमानदारी से बताइए, आपने अपने बेटे के लिए 5 लाख रुपए का बाइक लिया, क्या आपने अपने सीए से पूछा था कि बेटे को चेक जो देना है 5 लाख रुपए के बाइक के लिए वो कौन से अकाउंट से दूं? जब वहां पर नहीं पूछा तो ये कौन सा, ही इज अ टैक्स प्लानर सर, एंड दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ टैक्स प्लानिंग, ये कोई टैक्स प्लानिंग का मैटर नहीं है, ये है आपके फ्यूचर प्लानिंग का, फैमिली के फ्यूचर के प्लानिंग का, फैमिली के फाइनेंशियल प्लानिंग का मैटर है सर, एंड दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय यू ओनली। मैंने देखा कि इस चक्कर में लोग क्या करते हैं, सर मैं काम करता हूँ आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलता हूँ, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने को लटका देता है एक कच्चे नींबू की तरह और गाजर की तरह, साला टाइम नहीं देगा, वो खुद भी किसी कंपनी का एजेंसी लेकर के बैठा है, उसके भी कोई कॉन्टेक्ट है, उन सब चक्करों में जाने का ही नहीं है मेरे को, मैं उसी का उधर से पत्ता कट करूंगा ना। What is his role यार? Who the hell is who will decide कि मेरा वो कस्टमर ये इंश्योरेंस लेना चाहिए? कस्टमर ने बोला तो कस्टमर को जागरूक करो कि सर मैं मानता हूँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपको ऐसा लग रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द एक्सपर्ट हु विल एडवाइज यू अबाउट लाइफ इंश्योरेंस सर, बट with all due respect to your chartered accountant and you sir, let me tell you one thing very clearly, it is not the role of chartered accountant, he is a tax planner, and this is not a matter of tax planning, this is a matter of your life planning, your financial planning, and that has to be decided by you only. This is what I will tell you. I will handle it like this only. Please understand this. आप अपने परिवार से कितनी मोहब्बत करते हैं, आप अपनी सुरक्षा के बारे में कितने चिंतित हैं, आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरे ना रहने के बाद में भी जो गाड़ी और ड्राइवर तुमको देकर के रखा है वो मेंटेन रहना चाहिए, आप इसकी प्लानिंग कर रहे हैं सर, वो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट तय करेगा? आप जब 60 साल के हो जाएंगे और आपका बेटा आपका बिजनेस संभाल लेगा तो 60 साल की उम्र में आपको महीने का 1 करोड़ आना चाहिए कि 25 लाख आना चाहिए कि 50 लाख आना चाहिए, ये क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट सोचेगा सर? ये तो आप तय करेंगे ना सर, है ना। बोले सर उनका रोल डेफिनेटली, दे आर इंटेलिजेंट कम्युनिटी, उनके पास में पढ़ाई है, डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन वो डिग्री वो कहाँ इस्तेमाल करेंगे कि मैंने इस साल में मान लो कि इतना पैसा कमाया, उसका मैं कागज लेकर के आया, मैंने इतना पैसा दिया, उसका मैं कागज लेकर के आया, आने का कागज जाने का कागज दोनों उनको थमा दिया और बोला इनको सेटल करो, अपने को कम से कम टैक्स पे करना है। दैट इज द रोल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ही इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ही इज अ टैक्स एडवाइजर। टैक्स एडवाइजर आपको समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ टैक्स प्लानर एंड व्हाट इज द रोल ऑफ अ फाइनेंशियल प्लानर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि प्राइवेट कंपनी की तुलना में तुम्हारा टर्म प्लान बहुत महंगा है। कंपैरिजन टू प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, द कॉस्ट ऑफ योर टर्म प्लान, द प्रीमियम ऑफ योर टर्म प्लान इज वेरी हाई। बाबा इतना क्यों फर्क है? तुम 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस का 4,000 रुपया मांग रहे हो, वो 2,000 में दे रहे हैं। तुम 1 करोड़ के इंश्योरेंस का करीब करीब 20,000 या 40,000 मांग रहे हो, वो 20,000 में दे रहे हैं। इतना फर्क कैसे आता है? ठीक है, तो मैं बोलूंगा सर यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड आई एम फुल्ली एग्री विथ यू सर। जब हमारे सामने, मैं उस कंपनी का एडवाइजर हूं, एलआईसी का एडवाइजर हूं, जब हमारे सामने इस चीज को रखा गया पहली बार और जब हमने पहली बार सुना कि इसमें डबल का फर्क आ रहा है, कहीं 60% का फर्क आ रहा है, तो हमने भी पूछा तो सर हमारी प्रोडक्ट डिजाइन करने वाले जो होते हैं ना, मैं आपको एक चीज बताऊं सर, ये कंपनी इतनी महान क्यों है मालूम है? क्यों इतने सालों के बाद भी, आफ्टर 64 years also the LIC is ruling the market. Why we are having the 74% of market share in the policy? Why we are having the 66% market share of premium? The only reason is sir, इस कंपनी को यहाँ तक पहुंचाने वाले जो लोग हैं वो है उसकी प्रोडक्ट को डिजाइन करने वाले लोग। हम भी बहुत बार पागलपंती में या हमारी नादानी में, है ना, हम ऐसा आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं कि सर अपना टर्म इंश्योरेंस इतना महंगा है, उनका इतना सस्ता है।
सर एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। आदमी टर्म प्लान लेता क्यों है? टर्म प्लान का एक ही पर्पस हो सकता है, कोई रिटर्न नहीं, कुछ नहीं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को पैसा आना चाहिए, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को पैसा आना चाहिए, यही है ना। इसमें आपको कुछ रिटर्न तो लेना नहीं है ना, इसमें चाइल्ड एजुकेशन है, ना चाइल्ड मैरिज है, ना रिटायरमेंट प्लानिंग। टर्म प्लान मतलब हो गया एक ही पर्पस कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे परिवार को। तो सर इस प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं मौत की बात करता हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बुरा नहीं लगेगा सर। हर आदमी का टर्म प्लान लेने का एक ही पर्पस है, अगर मेरे को मौत आती है तो मेरे परिवार को इतना पैसा आना चाहिए। राइट सर? बोले वेरी राइट। बोले सर नाउ अगर आपका ये पर्पस है कि मेरी मौत के बाद में मेरे परिवार को पैसा आना चाहिए, या मेरा ये पर्पस है कि मेरे मौत के बाद में मेरे परिवार को पैसा आना चाहिए, तो आना चाहिए इसका आपको गारंटी चाहिए कि आना चाहिए, इसकी संभावना चाहिए। यू वांट टू गो फॉर प्रोबेबिलिटी और यू वांट टू गो फॉर गारंटी? बोले एब्सोल्युटली मैं गारंटी चाहूंगा। तो बोले सर अगर आप पैसा मिलने की गारंटी चाहते हैं, अगर आप पैसा मिलने की गारंटी चाहते हैं तो फिर आप सस्ते में क्यों जाते? एक दुख की बात बताऊं सर, गड़बड़ कहाँ है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लोगों की एक मानसिकता आज तक समझ में नहीं आई कि जब वो अपने परिवार के भविष्य के बारे, मोबाइल के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं कि नहीं महंगा चाहिए और गारंटी वाला चाहिए और अच्छा सर्विस वाला चाहिए, स्कूल चाहिए तो महंगा चाहिए और अच्छा चाहिए, कपड़ा चाहिए तो अच्छा चाहिए और गारंटेड चाहिए। लेकिन जब इंश्योरेंस की बारी आती है तो सबसे पहले क्या सोचते हैं? सस्ता चाहिए। बोले तो डोंट यू थिंक ये बड़ी विचित्र सी बात है? मैं ऐसा कस्टमर की आंखों में आंख डाल के देखूंगा। बोले तो डोंट यू थिंक ये बड़ी विचित्र सी बात है? इंपॉर्टेंट क्या है? मुझे अभी इंश्योरेंस सस्ता मिले वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मेरे बाद मेरे परिवार को क्लेम मिले वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा सवाल आपसे ये है, मोबाइल में हम क्या सोचते हैं? सस्ता मिले वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्विस मिले वो ज्यादा जरूरी है। सस्ता मिले वो इंपॉर्टेंट नहीं है, गारंटी मिले वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि सस्ता मिले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे बाद में तो वो लोग देख लेंगे ना, वो उनका देखा जाएगा। व्हाट इज द टेक्निकल आंसर? कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट डिजाइन करती है तो ये सोच करके चलती है कि अगर 1000 लोगों को ये प्रोडक्ट दिया जाए तो उसमें से मरने की संभावना कितनी है। तो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग रहती है, किसी एज ग्रुप में 2 रहती है, किसी एज ग्रुप में 4 रहती है, किसी एज ग्रुप में 5 भी रहती है। तो इनका एवरेज अगर उन्होंने निकाला तो एवरेज आया 3 का सर, कि 1000 में से 3 लोगों के मरने की संभावना है। अगर मेरी कंपनी आपको 10 लाख का पॉलिसी 4000 रुपए में दे रही है, दूसरी कंपनी 10 लाख का पॉलिसी 2000 रुपए में दे रही है। मान लीजिए कि मेरी और दूसरी कंपनी दोनों ने 1 साल के अंदर 1000 पॉलिसी बेच डाली, ठीक है, 1000 पॉलिसी बेच डाली। उस कंपनी के पास में कितना प्रीमियम आया? 10,000 इंटू 2000 मिल करके 20 लाख रुपया आया। मेरी कंपनी के पास में कितना आया सर? 4000 इंटू 1000 बोल करके 40 लाख रुपया आया। उनकी कंपनी का कलेक्शन हुआ 20 लाख रुपया, मेरी कंपनी का कलेक्शन हुआ 40 लाख रुपया। अब 1000 में से 3 क्लेम इस साल आने ही वाले, ये तो गारंटेड है सर, 1000 में से 3 का तो आएगा ही आएगा। अब उस कंपनी के पास में अगर 3 क्लेम आएगा तो उनके पास में देने को कितना है? 20 लाख रुपया। अपन ये मान ले कि वो अपना कुछ भी ना निकाले, पूरा का पूरा बांट दे, तो 20 लाख रुपया है। मेरी कंपनी के पास में 40 लाख रुपया है 30 लाख रुपया चुकाने के लिए, उनके पास में 20 लाख रुपया है 30 लाख रुपया चुकाने के लिए। सर गारंटी कौन दे सकता है क्लेम की? नंबर 1। अब इसमें दूसरा सवाल यह आता है कि नहीं नहीं, आप बोलते हैं लेकिन दूसरी कंपनियों का भी तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो अच्छा है, मैंने देखा है। सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप जानकारी लेकर के बैठने वाले इंसान है। तो मैं आपको और एक चीज के लिए अवेयर करना चाहता हूं, जागरूक करना चाहता हूं सर, कि क्लेम सेटलमेंट में 2 चीजें आती है, एक नंबर ऑफ क्लेम्स सेटल्ड और दूसरा आता है अमाउंट सेटल्ड अगेंस्ट क्लेम। अमाउंट सेटल्ड अगेंस्ट क्लेम, ठीक है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो में 2 चीजें, क्लेम सेटलमेंट में 2 चीजें आती है, नंबर ऑफ क्लेम सेटल एंड अमाउंट सेटल अगेंस्ट क्लेम। इसको सर आप समझ पाए ऐसी भाषा में समझाओ तो मैं ये कह सकता हूं कि मान लीजिए कि एक आदमी ने 4 लोगों से 5-5 लाख रुपया लिया था अपना धंधा करने के लिए। अब उस आदमी का धंधा चल नहीं, पार्टी उठ गई, मतलब वो जो है बैंकक्रप्ट हो गया। अब उसे उन 4 लोगों को 5-5 लाख रुपया देना है। 4 लोग चिल्ला रहे हमारा पैसा दो। उस आदमी का घर बेचा गया, उस आदमी के पास में 10 लाख रुपया आया। 10 लाख रुपया आने के बाद में उसको चुकाने कितने हैं? 20 लाख रुपए चुकाने हैं। आया कितना? 10 लाख रुपया आया। तो 10 लाख रुपया इन 4 लोगों को चुकाने के लिए उसके पास में 2 रास्ते हैं।
पहला रास्ता ये है कि वो 2 लोगों को 5-5 लाख रुपया दे दे ताकि 2 का केस निपट जाए। लेकिन ऐसे केस में क्या किया जाएगा, ऐसे केस में ये माना जाएगा कि इसने आधे लोगों को ही पैसा दिया, आधे को नहीं दिया। मतलब 50% क्लेम सेटलमेंट हुआ, 50% क्लेम सेटल नहीं हुआ। तो इस आदमी ने क्या सोचा कि अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, तो इसने क्या किया, 10 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपया चारों को दे दिया। तो चारों को पैसा दिया, तो नंबर ऑफ क्लेम सेटल कितना, 4, मतलब 100%। लेकिन अमाउंट सेटल लगे इस क्लेम कितना, तो 20 लाख रुपए के सामने 10 लाख ही सेटल किया। लोगों को ये नहीं मालूम सर, है ना। तो मैं दोबारा आपसे ये कहूंगा सर कि सस्ता मत ढूंढिए। जब टूर का पैकेज महंगे से महंगा देखते हैं क्योंकि फैसिलिटी अच्छी चाहिए, जब मोबाइल महंगे से महंगा देखते हैं क्योंकि सर्विस अच्छा चाहिए, तो आपके बाद जब परिवार के बारे में सोच करके इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसमें गारंटी और सर्विस देखिए सर, है ना। नॉट ओनली नंबर ऑफ क्लेम्स, अमाउंट सेटल लगे क्लेम भी देखेंगे तो आप LIC के अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे। ठीक है, दिस इज हाउ आई विल हैंडल दिस ऑब्जेक्शन माय डियर फ्रेंड्स। ऑब्जेक्शन नंबर 14, परिवार से बात कर लूं, बाद में बताता हूं। ये ऑब्जेक्शन भी ज्यादातर केसेस में हमारी गलती की वजह से आता है कि हम शादीशुदा आदमी को, और जिसकी औरत नौकरी करती है या तो कोई ना कोई काम कर रही है, ऐसे आदमी को अकेले में अपन बता देते हैं तो वो बोलता है कि मैं बीवी से बात करके बताता हूँ। या तो शादीशुदा महिला को जो नौकरी करती है, औरत को अकेले में इंश्योरेंस बता दोगे तो वो बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड से बात करके बताती हूँ। या तो एक नौकरी करने वाले इंसान को जो कि बैचलर है, अभी शादीशुदा नहीं है, तो वो बोलता है कि मैं अपने पापा से बात करके बताता हूँ। इसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह है माय डियर फ्रेंड्स, वो वजह हम लोग है, क्योंकि हम, है ना, सेलिंग के टाइम पे जो गलतियां करते हैं उन्हीं गलतियों का भुगतान हमें ये ऑब्जेक्शन के टाइम पे, क्लोजिंग के टाइम पे झेलना पड़ता है। तो मेरी हमेशा से ये रिक्वेस्ट रही है, मैं समझाता हूँ लोगों को, विजेता में भी समझाता हूँ कि कभी भी वर्किंग अगर कपल दोनों ही काम कर रहे हैं तो एक व्यक्ति को, ना हस्बैंड को अकेले को, ना औरत को अकेले को, कभी मत समझाओ, दोनों को साथ में बिठाओ। अगर एक बैचलर लड़का या लड़की है तो उनको अकेले में मत समझाओ, परिवार के साथ में समझाओ, तो आपको ये ऑब्जेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी आप समझा चुके हो और फॉलोअप में ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो आपको हमेशा ये करना चाहिए। आप, अगर कोई लड़का आपको बोल रहा है ना, हस्बैंड बोल रहा है कि मैं अपनी बीवी से बात करके बताता हूं, तो सर उनको बोलना है कि सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी बीवी को इतना महत्व देते हैं कि आप उनसे पूछना चाहते हैं। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको फर्नीचर बेचने के लिए आने वाला होता तो फर्नीचर के लिए आपको जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि उसमें औरत का डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसी कोई घर की चीज के लिए, एक्टिवा बेचने के लिए आया होता तो आपको जरूर भाभी जी को पूछना चाहिए, क्योंकि उसमें उनके कलर की चॉइस इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ले क्या रहे हैं, आप ले इंश्योरेंस, है ना। इस इंश्योरेंस लेने के 2 पर्पज है कि आपको अपनी भविष्य की जिम्मेदारियों भी पूरा करना है, और साथ ही साथ पर्पज ये भी है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को इतना पैसा आना चाहिए। मुझे एक चीज बताइए सर, कौन सी ऐसी बीवी होगी जो अपने हस्बैंड को आप जाकर के ये पूछेंगे कि अगर मैं कल जाकर के मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हें 25 लाख रुपया मिलेगा, इसलिए मैं ये इंश्योरेंस ले रहा हूं। तो कौन सी ऐसी बीवी होगी सर इस सीता के देश में, एंड इस देश के अंदर कौन सी ऐसी औरत होगी जो अपने पति के मरने के ऊपर मिलने वाले पैसों के लिए ये बोलेगी कि हाँ हाँ तुम जल्दी जल्दी इंश्योरेंस करवा लो ताकि तुम ना रहो तो हमको पैसा मिले। बोले सर क्यों आप अपनी बीवी को शर्मिंदगी में डालना चाहते हैं? और अगर आप चाहते हैं कि वाकई में ये इंश्योरेंस आप अपने परिवार की भलाई के लिए ले रहे हैं, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है सर कि जिसमें आप जिनको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनके लिए लिया जा रहा है, लेकिन उनको पूछ के नहीं लिया जाता। ये प्रोडक्ट, ये ऐसा प्रोडक्ट है। इस तरीके से मैं इसको इमोशनली कवर करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों को यही बोलूंगा कि जब भी आप इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो परिवार के साथ बैठ करके बात करें, अकेले अकेले कभी भी बात ना करें, है ना। मेरा ऐसा आप लोगों को मानना है। ओके, चलिए, वन मोर थिंग इज माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्शन नंबर 15, हम पैसे भरे और अगली पीढ़ी लूटे, ऐसा बीमा किस काम का? अगर ऐसा कोई आपको मस्ती में भी पूछता है ना, तो पहले का जवाब जो है वो मस्ती में देना चाहिए। अग्निपथ मूवी में अमिताभ बच्चन ने एक डायलॉग मारा था कि अपना उसूल कहता है कि सवाल जिस जबान में किया जाए जवाब उसी जबान में होना चाहिए। तो अगर उसने ऐसा एक वाहियात सवाल अपने सामने रखा
तो अपन जवाब भी उसी प्रकार से देंगे कि सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मुझे एक चीज बताते हुए बड़ा दर्द हो रहा है सर कि ये चीज इंसानों वाली सोच नहीं है सर। ईश्वर ने हमें जो दिमाग दिया है और हमारे में और जानवर में जो फर्क रखा है सर वो यही रखा है कि जानवर अपने परिवार के और उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचता है ना, लेकिन इंसान सोचता है और हमें सोचना चाहिए, है ना। बुरा मत मानिएगा सर, भले आप मेरे मुंह पे ये बोल रहे हैं कि आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको है और आप पसंद करते भी है, तो इसके लिए मैं आपको सवाल करना चाहता हूं, है ना। मान लीजिए कि सर एक आदमी है, उसका एक परिवार है आप ही की तरह, हस्बैंड है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हस्बैंड है, वाइफ और 2 बच्चे हैं। मैं उसकी बीवी जो है सर वो ओरिजिनली बंबई की थी, लेकिन शादी के बाद में वो लड़की जो है वो शादी करके अहमदाबाद में आई, है ना। एक दिन उसकी मम्मी का फोन आया कि बेटा हमारे घर में शादी है, मामा जी के वहां पर शादी है, तुम्हें दामाद जी को और बच्चों को सबको लेकर के आना है ना। तो उसने पूछा कि कब शादी है, तो माँ ने बोला कि 9 अक्टूबर को शादी है, तुम दामाद जी को बोल देना टिकट करवा ले, बाद में बंबई का टिकट मिलेगा नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। तो शाम को जब वो उसका हस्बैंड आया तो औरत ने उसके पति को बोला कि ऐसे ऐसे शादी है, हम सबको जाना है। तो हस्बैंड ने भी बोला कि बिल्कुल कल सुबह जा, ऑफिस में बैठ करके सबसे पहला काम ये करता हूँ कि टिकट बुक करवा दूंगा, ऑनलाइन टिकट बुकिंग ऑफिस में बैठ करके करवा दूंगा, ताकि ऑफिस के प्रिंटर में से ही प्रिंट भी निकल जाएगी, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि जब वो ऑफिस में पहुंचा दूसरे दिन, तो उसके प्यून ने उसको बोला कि बॉस ने आपको बुलाया है। वो गया अपने मालिक के पास में, बॉस के पास में, तो बॉस ने बोला यार बैठ कर से एक बात करनी है। बोले अपना एक कस्टमर है, नया कस्टमर बन रहा है, 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, डील ऑलमोस्ट डन है, लेकिन एक टेक्निकल क्वेरी के चलते इश्यू अटका हुआ है। अगले महीने तेरे को उसको मिलने के लिए कहाँ जाना है, सूरत जाना है। अहमदाबाद और बंबई के एग्जैक्ट सेंटर में सूरत पड़ता है। बोला सूरत तुमको जाना है, और सूरत में जाकर के मॉर्निंग 10 बजे का मीटिंग है ना, तुम वहां पर जाओगे और उनसे जाकर के वो टेक्निकल क्वेरी अगर तुम क्लियर कर देते हो, है ना, तो वो ऑर्डर पूरा अपने को मिलेगा। तो इसने भी बोला सर बिल्कुल मैं चला जाऊंगा, ये तो मेरा फर्ज है, मेरा काम है ना। कब जाना है सर, तो बॉस ने बोला अगले महीने की 9 तारीख को, मतलब 9 अक्टूबर को। तो इसको सुन के झटका लगा कि अरे यार शादी में भी जाना था, अब बॉस ने बोला है तो यहाँ पर जाना ही पड़ेगा, नौकरी भी है। तो अब इसके पास में क्या है, रूट एक ही है, सुबह 6 बजे डबल डेकर बोल करके ट्रेन जाती है, ठीक है। आप पूरा कहानी सुनाओगे, सुबह 6 बजे डबल डेकर बोल करके एक ट्रेन जाती है सर। वो ट्रेन डॉट 9:15 को सूरत स्टेशन पर पहुंचती है। वो उसी ट्रेन में अपनी बीवी बच्चों के साथ जाएगा, है ना, और वहां पर वो 10 बजे की मीटिंग अटेंड करेगा, बीवी बच्चे आगे जा सकते हैं। ये बेसिक चीज हो सकती है। अब इस आदमी के पास में टिकट बुकिंग के लिए 2 चॉइस है। बोले सर ध्यान से सुनना और फिर मुझे जवाब देना। इस आदमी के पास में टिकट बुकिंग कराने के लिए 2 चॉइस है कि या तो वो अपने परिवार के सभी सदस्यों का, मतलब अपनी बीवी का और दोनों बच्चों का, सबका सूरत तक का रिजर्वेशन कराए, है ना, और रिजर्वेशन सूरत तक का कराए। ये सूरत उतरेगा, सबको भी उतार देगा, और उतारने के बाद बोलेगा कि देखो भैया मैं सूरत तक आने वाला था, तो तुमको सूरत तक लाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब सूरत से आगे कैसे जाना है, सूरत से आगे कैसे जाना है वो तुम देख लो, और तुम्हारा परिवार देखेगा। मैं यहाँ तक आया तो यहाँ तक की जिम्मेदारी मेरी। तो वो चारों की सूरत तक की टिकट बुक करवाए। दूसरा ऑप्शन ये है सर कि चारों निकलेंगे एक साथ अहमदाबाद से, एक ही बोगी में बैठेंगे, साथ साथ बैठेंगे, लेकिन ये अपना सूरत तक का टिकट करवाएगा और बाकी के 3 लोगों का बंबई तक का करवाएगा, और ये सूरत उतर जाएगा। लेकिन इसके उतर जाने के बाद भी उसका परिवार बड़ी शांति से, बड़े अच्छे तरीके से बंबई पहुंच जाएंगे। ये व्यवस्था भी करी जा सकती है। मेरा सवाल आपसे ये है सर, जो आप बोल रहे हो कि हम इन्वेस्ट करें और घर वाले मौज करें, मेरा आपसे यह सवाल यह है कि अगर आप उस आदमी की जगह पर है तो आप क्या व्यवस्था करेंगे? आप अपने परिवार को अपने साथ सूरत में उतार देंगे कि मैं यहां तक आ रहा हूं तो यहां तक की जिम्मेदारी आगे का तुम देख लेना, या आप अपनी सूरत तक की टिकट और उनकी बंबई तक की टिकट करवाओगे, क्या करोगे? तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 100% लोग आपको यही बोलेंगे कि मैं अपनी सूरत तक की करवाऊंगा और उनकी बंबई तक की। तो आपको पूछना है कि सर ऐसा क्यों करवाओगे, तो वो बोलेंगे कि मेरे उतर जाने के बाद भी मेरा परिवार मेरी गैर मौजूदगी में बंबई तक मस्ती से पहुंचे, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो बोलो यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। जिस तरीके से आपके उतर जाने के बाद आपका परिवार आपकी गैर मौजूदगी में बंबई तक पहुंचे, ये व्यवस्था आप जो करके देते हो ना सर,
इसी व्यवस्था को तो लाइफ इंश्योरेंस कहा जाता है। और इसीलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पैसा लगाऊं और घर वाले मौज करें। यहाँ टिकट का पैसा आपने ही लगाया, आप साथ में नहीं थे, लेकिन फिर भी आपका परिवार मस्ती से बंबई पहुंचा। सर वही मस्ती हमें उनको जिंदगी में भी देनी पड़ती है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके से एग्जाम्पल दे करके मैं उनको समझाऊंगा। इसके बाद जो एक और एक ऑब्जेक्शन आता है माय डियर फ्रेंड्स, वो आता है बाद में सोचकर बताऊंगा। मतलब वो हमें टालने की कोशिश कर रहा है कि चलिए मैं आपको सोच करके बताता हूं। तो अगर आपने बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैंडल किए हैं और अल्टीमेटली वो इसके ऊपर आया है, तो जरूर आप उनको सोचने का मौका दे सकते हैं। तो ठीक है सर, मैं एक काम करता हूं, है ना, आते जाते मैं आपसे मिल लूंगा, है ना, फिर वो फॉलोअप में चला जाएगा। लेकिन अगर पहले ही ऑब्जेक्शन में उसने पूरा समझाने के बाद में उसने सबसे पहले यही ऑब्जेक्शन दे दिया कि भैया मतलब बाद में सोच करके बताता हूं, है ना, तो आपको डेफिनेटली हमेशा इसे हैंडल करना है और बोलना है कि सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, और मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि आपको सोचना जरूर चाहिए। लेकिन मैं एक चीज आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप किस दिशा में सोचना चाहते हैं। क्या आप इस दिशा में सोचना चाहते हैं कि क्या मुझे वाकई में अपने बच्चे के भविष्य के लिए प्लान करना चाहिए? क्या आप इस दिशा में सोचना चाहते हैं क्या वाकई में मुझे अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहिए? आप किस दिशा में सोचना चाहते हैं? मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है सर, है ना। तो धीरे धीरे करके जब आप ये सवाल जवाब शुरू करोगे तो वापस से वो किसी नए ऑब्जेक्शन के ऊपर आएगा। ये एक ऐसी बात है, मालूम है, कि जब आदमी कोई चीज साफ साफ नहीं बोलना चाहता, मुझे ये बोलने में शर्म आ रही है कि मेरे पास में अभी पैसा नहीं है, मुझे ये बोलने में शर्म आ रही है कि नहीं यार मतलब अभी नहीं, मैं 2 महीने के बाद दिवाली के टाइम पे करूंगा, है ना, तो मैं सोचना है, सोच सोच के बताता हूं, इस चीज को मैं लेकर के आ जाता हूं बीच में। दूसरा कब हो सकता है मालूम है? ये सवाल आने की संभावना और एक जगह पर यहां पर है कि एक एजेंट होने के नाते मैंने कस्टमर को बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैंने इंश्योरेंस का सेलिंग जो प्रोसेस था, ऑब्जेक्शन क्लोजिंग से पहले के जो प्रोसेसेस थे, उसमें अगर मैंने कस्टमर को बोलने का ही मौका नहीं दिया, मैं खुद ही बोले जा रहा था, मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया, मैंने नीड क्रिएशन नहीं किया, तो भी ये सवाल आने की संभावनाएं ज्यादा है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन अगर ये सवाल ऐसे क्लोजिंग में आता है तो आप इस तरीके से हैंडल, और अगर ये बार बार टाला जा रहा है तो ये फॉलोअप में जाएगा और फॉलोअप आप बिंदास कर सकते हैं, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग। एक क्या बोलते हैं कि अगर आप कोई ऑब्जेक्शन के बारे में मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप जरूर पूछ। अच्छा, मैं पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है, मेरे को मालूम था कि आखिरी सवाल आप ये करेंगे ही, इसीलिए मैंने झूठ मूठ में बोल के रखा कि भैया ये जो है खत्म हो गया। एक्चुअल में मेरा अगला सवाल जो है वो ये है ही, क्वेश्चन नंबर 17, ऑब्जेक्शन नंबर 17 जो है वो यही है कि आप मुझे कमीशन कितना देंगे। कमीशन ये जो है ना, ये आखिरी बटन है, मेरी शर्ट का आखिरी बटन है। अगर मैं पहली बटन से ठीक लगा रहा हूं ना तो आखिरी बटन सही लगेगा, अगर मैंने पहली बटन से गलत लगाया तो आखिरी बटन गलत लगेगा। कमीशन के बहुत सारे जवाब है और बहुत सारे ऑप्शंस है। तो पहली चीज कि मुझे इंश्योरेंस सेलिंग की जो कंप्लीट प्रोसेस है, प्रोस्पेक्टिंग से लेकर शुरू करके वो सस्पेक्टिंग किया मैंने, सस्पेक्टिंग करने के बाद में जब मैं एंट्री लेकर के ओपनिंग करता हूं, ओपनिंग करने के बाद में जब मैं प्रोबिंग करता हूं, प्रोबिंग करने के बाद में जब मैं सपोर्टिंग करता हूं, अगर ये सारे स्टेप, ये सारे ही बटन मैंने शर्ट के सही लगाए हैं तो आखिरी बटन अपने आप सही लगने की संभावनाएं ज्यादा है, नंबर 1। ठीक है। दूसरी बात, 25 साल तक इनको मिलने वाला है, ये सारी बातें मालूम है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि शॉर्ट टर्म में जाओ। क्यों लोग प्राइवेट कंपनी वालों से नहीं मांगते? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में जाते, इस वजह से नहीं कि प्राइवेट वाले नहीं देते, वो बड़े सीखे हुए लोग हैं, बड़े स्किल्ड लोग हैं, सिर्फ इस वजह से कि पहले से है कि भैया हमारा उतना है नहीं, हमारा तो 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का पॉलिसी है। तो इससे बचने का दूसरा तरीका ये है कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के ऊपर अपनी पकड़ जो है मजबूत करो, जीवन उमंग के ऊपर, जीवन लाभ के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत करो, है ना। क्योंकि ये ज्यादातर ये बीमारी आती कहां पर है? जहां पर बड़ा प्रीमियम मिलने वाला होगा, 5 लाख का प्रीमियम मिलने वाला है, 2 लाख रुपए का प्रीमियम मिलने वाला है, तो वहां स्वयंवर होगा, है ना। और स्वयंवर कस्टमर किसके बीच में करता है? प्राइवेट और एलआईसी के बीच में नहीं करता, एलआईसी और एलआईसी के बीच में करते हैं। मतलब एलआईसी के एक एजेंट के साथ में दूसरे एजेंट का स्वयंवर करवा रहा है, ये इतना दे रहा है, तू कितना देगा। द ओनली रीजन इज कि मैं बड़ा दे रहा हूं तो मेरा स्वयंवर होगा, है ना, तुम में से कौन आगे आता है वो मेरे को बताओ। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको ज्यादातर शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड दिस।
ठीक है, और वो फायदा होता ही है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मैं कोई ऐसा लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट कर रहा हूं, मैंने एक लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट दिया किसी को, एंड ना कि 1 साल का प्रोजेक्ट है, 1 साल का मान लो कि 50,000 रुपया मैंने बोला या 1 लाख रुपया बोला, ठीक है, तो उसमें बोलेंगे सर इसमें डिस्काउंट कितना होगा। लेकिन अगर मैं सिंगल सेशन कर रहा हूं ना, या मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहा हूं जिसका कॉस्ट है 600 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए, है ना, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट करता हूं तो उसमें डिस्काउंट की बात ही नहीं आती, कोई निगोशिएशन ही नहीं होगा, नो निगोशिएशन एट ऑल। प्लीज अंडरस्टैंड। तो दूसरा एक ये चीज समझना कि इस चीज, पहली चीज क्या थी कि आपको पूरा अपने प्रोफेशनलिज्म को डेवलप करना पड़ेगा। इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर कमीशन, आप कमीशन देना नहीं चाहते, तो एक सिंपल सी बात समझना कि अगर मैं अपनी दुकान में डिस्काउंट नहीं देना चाहता तो मुझे दुकान को सजाना पड़ेगा, मुझे दुकान को खूबसूरत बनाना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर मैं इंश्योरेंस के बिजनेस में कमीशन नहीं देना चाहता तो मुझे एक मजबूत इंश्योरेंस एडवाइजर, एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर बनना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि इससे कोई नहीं मांगेगा, लेकिन इससे मांगने वालों की संख्या कम हो जाएगी और आपकी ना बोलने की हिम्मत बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा अपनी पकड़ मजबूत करो, ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये एक ऐसा तरीका है कि जिसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, हमने पिछले 3.25 साल में माय डियर फ्रेंड्स LIC में 1200 से ज्यादा सेमिनार किए, एक भी सेमिनार मैंने इंट्रोडक्टरी नहीं किया कि आपने मुझे कभी नहीं सुना तो मैं एक सेमिनार फ्री में करके दूंगा, ऐसा आज तक नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है मालूम है? सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरी तैयारी है LIC के 30,000 डेवलपमेंट ऑफिसर तक जाने की, मेरी तैयारी है LIC के 12 लाख एजेंट तक जाने की। मैं अपने प्रोस्पेक्टिंग को मजबूत करता हूं, मेरे पास में कई लोगों की लिस्ट रहती है, तो मेरे को डिस्काउंट देने की जरूरत कभी नहीं पड़ती, नेवर। इतना 3.25 साल हो गया, 3.25 साल में कोई माइका लाल ये नहीं कह सकता कि आनंद ठाकर ने मेरा ये प्रोग्राम फ्री में कर दिया था, क्योंकि मैंने ऐसा बोला था कि एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन फ्री में करो ताकि तुम्हारे एजेंट तुम्हारे अगले मीटिंग में आएंगे तो तुमको फायदा होगा। मैंने फ्यूचर का बिजनेस, भविष्य की आय को देख करके वर्तमान की आय गवाए, वो कभी सही बिजनेसमैन हो ही नहीं सकता। जो फ्यूचर की इनकम को देख करके प्रेजेंट की इनकम को छोड़ दे, फ्यूचर में आएगी कि नहीं आएगी, एजेंट मेरे पास में आएंगे कि नहीं आएंगे दोबारा, मेरे को नहीं मालूम, और मैं प्रेजेंट की इनकम छोड़ दूं फ्यूचर को देख करके, मैं सही बिजनेसमैन नहीं हूं कभी भी। तो प्लीज समझिएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा डिसीजन लेता हूं तो मुझे अपनी क्वालिटी को, अपने एंथुसियाज्म को, इन सब चीजों को डेवलप करना पड़ेगा। मैं एक चपड़गंजू टाइप या कच्चा नींबू टाइप ट्रेनर बनकर के ऐसी कंडीशन नहीं डाल सकता, ये भी समझना। तो अगर ना कहना है तो अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने प्रोस्पेक्टिंग एरिया को मजबूत बनाओ, है ना। कई सारे लोग प्रोस्पेक्टिंग एरिया को मजबूत नहीं बनाते, लिमिटेड प्रोस्पेक्ट लेकर के चलते, तो उनको लगता है कि मुश्किल से एक आध तो हाथ में आया यार, चलो दे ही देते। तो आदमी कमजोर क्यों पड़ता है मालूम है? कमजोर इस वजह से पड़ता है क्योंकि उसके पास में खेलने के लिए नंबर नहीं है। तो कमीशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ये सब्जेक्ट ही नहीं है। कमीशन अगर तुम ये चाहते हो कि मुझे नहीं देना है तो तुम्हें 2 चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, 3 चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। नंबर 1, अपने आप को प्रोफेशनली स्ट्रांग बनाओ, सीखो नई नई चीजें, ओपनिंग कैसे करना, प्रोबिंग कैसे करना, सपोर्टिंग कैसे करना, प्लान कॉम्बिनेशन के ऊपर अपनी पकड़ बनाओ, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज ये है कि शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट के ऊपर अपना पकड़ मजबूत करो कि कैसे मैं जीवन उमंग को 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 9 साल का, 11 साल का अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे दूं। और तीसरी चीज कि अपना प्रोस्पेक्टिंग एरिया इतना बढ़ाओ, है ना। मेरे पास में मिलने के लिए अगर एक दिन में 10 लोग हैं तो पहले वाले ने मांगा तो मैं सीना ठोक करके, डायलॉग मार करके मना कर सकता हूं। मैं उनको बोल सकता हूं कि सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, है ना। हर जगह पर 2 प्रकार के लोग रहते हैं सर, फिल्म इंडस्ट्री में भी 2 प्रकार की हीरोइन रहती है, एक ए ग्रेड की और एक सी ग्रेड की। सी ग्रेड की हीरोइन वो होती है कि जिसको पिक्चरों में काम करना है लेकिन उसके डांस की ट्रेनिंग लेनी नहीं है, उसको डायलॉग डिलीवरी का ट्रेनिंग लेना नहीं है, उसको अपने बॉडी के ऊपर काम करना नहीं है, उसको अपना क्या बोलते हैं ना, अपनी खूबसूरती के ऊपर काम नहीं करना है, उसको फाइटिंग कैसे करना चाहिए वो ट्रेनिंग नहीं लेनी है, कॉमेडी कैसे करना चाहिए वो ट्रेनिंग नहीं लेनी है, कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी सर। अपने आप को मजबूत नहीं करना और फिर भी हीरोइन बनना है तो ऐसी हीरोइन को प्रोड्यूसर या तो डायरेक्टर के साथ में सर सोना पड़ता है और वो सोती होगी। लेकिन मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है सर, मैं सी ग्रेड की हीरोइन नहीं हूं, मैं ए ग्रेड का आदमी हूं, है ना। क्योंकि मैं हर चीज सीखा हुआ हूं, हर चीज सीखने के लिए तैयार हूं सर। मैं बिल्कुल घमंड के बगैर ये आपको बात बता रहा हूं, ऐसा मैं बीच बीच में बोलता भी चलूंगा।
नंबर 2 सर, मुझे एक चीज बताइए कि आप जो भी मतलब आपने मांगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका मांगना गलत है, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, कुछ सेकंड के लिए आप अपने आप को मेरी जगह पर रखिए और मुझे आपकी जगह पर रख दीजिए। आप मेरे से ये बोल रहे हैं कि 50% कमीशन दे दो, चलिए मैं कस्टमर हूं और आप एजेंट बन गए, है ना, मैं आपको 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे रहा हूं, आपने ये बोला कि 50% मेरे को दे दो, मतलब आप मेरे से 50,000 रुपया मांग रहे हैं, LIC मेरे को 25% की कमीशन दे रही है, मुझे मिल रहा है 25,000 रुपया, आपने मेरे से ले लिए 50,000 रुपया, ये सोच करके मैंने भी दे दिया और आपने भी ले लिया कि बाद में मेरे को आने वाला है। ठीक है, तो अगले कितने साल तक 5-5% आएगा 1 लाख रुपए में से 5, तो अगले 5 साल तक आप जो प्रीमियम भरोगे उसमें से भी मेरे को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये है सर कि जिस आदमी के परिवार के भविष्य को बनाने के लिए मैं उसको इंश्योरेंस दे रहा हूं, वो आदमी इंश्योरेंस लेने के लिए मेरे परिवार का वर्तमान खराब करने के बारे में सोचे तो मुझे धंधा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 सर, दूसरी बात कि जैसा मैंने बताया कि आप मेरी जगह पर और मैं आपकी जगह पर, इन केस यदि ऐसा हुआ कि मैंने कमीशन ले लिया आपसे और आपने दे दिया, खुदा ना खास्ता सर मेरे को कुछ हुआ और 1 साल का प्रीमियम देने के बाद ही मैं अगली साल मेरी डेथ हो गई, तो आपने तो 25,000 जो मैं कमाने वाला था उसके बजाय 25,000 और मेरे घर से ले लिए थे। आप मुझे एक चीज बताइए कि जिस आदमी ने आपको कमाने का मौका नहीं दिया, जिस आदमी की वजह से आपकी वर्तमान की इनकम खत्म हो गई, उस आदमी का क्लेम सेटल कराने के लिए आप क्यों मेहनत करोगे? मेरे को एक वजह दो, है ना। आपने एक फूटी बॉडी नहीं कमाई मेरे मेरे धंधे में से, ठीक है, मैंने जो आपको प्रीमियम दिया उसमें से कुछ नहीं मिला आपको, फिर भी आप मेरे परिवार को क्लेम दिलाने के लिए क्यों मेहनत करोगे? मुझे इस बात का जवाब दीजिए, मैं इस तरीके से हैंडल करूंगा। रीजन यही है माय डियर, अगर मैं नहीं देना चाहता तो ये सारी बातें मैं करूंगा, लेकिन अपने आप को मजबूत बनाऊंगा उसके लिए। समझना, टूटी फूटी दुकान वाला फिक्स रेट का बोर्ड नहीं लगा सकता, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इस तरीके से इसे हैंडल किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड। सो दिस इज हाउ we will handle 17 objections and this is all about objections my dear friends। आखिरी में मैं जो आपसे बताना चाहता हूं वो यही है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि more learning leads to more earning, है ना, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे, ये वैसे सच है, लेकिन उन लोगों के लिए गलत है कि जो सिर्फ सीखने का काम करते और सीखी हुई बातों को इंप्लीमेंट करने का काम नहीं करते। तो अगर इस कहावत को हम अपने लिए सही साबित करना चाहते हैं तो आज जो आपने सीखा, जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखा, आपको उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप कॉल करोगे तभी अपॉइंटमेंट का ऑब्जेक्शन आएगा, आप मिलोगे लोगों से तभी क्लोजिंग लेवल के ऑब्जेक्शन आएंगे। तो सीखी हुई बातों को इंप्लीमेंट अगर करेंगे तो ये जो कहावत आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है वो सच है, अदरवाइज ये सबसे बड़ा झूठ है। और कई सारे लोग क्या करते हैं, वो बस सीखते ही रहते सीखते ही रहते सीखते ही रहते। अभी आज ये ट्रेनिंग लिया, कल सुबह कोई और ट्रेनिंग लेंगे, शाम को कोई और ट्रेनिंग लेते रहेंगे, है ना। एक हफ्ते में कम से कम 4-5 ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं, वो भर रहे अपनी खोपड़ी में, इनपुट ज्यादा है लेकिन आउटपुट है ही नहीं। पेट के अंदर अगर खाना डालते ही रहोगे लेकिन निकालोगे नहीं तो क्या होगा, फट जाएगा, टमी खराब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से खोपड़ी में अगर डालते रहोगे लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं करोगे तो खोपड़ी भी फट जाती है और सफलता रुक जाती है। तो इसीलिए लास्ट में मैं आपसे यही बात करना चाहता हूं कि प्लीज 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 सिर्फ सीखिए मत, सीखी हुई बातों को इंप्लीमेंट भी करिए। अगर सीखी हुई बातों को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जिस धंधे में है उस धंधे में ज्ञान का पैसा नहीं आता, कर्म का पैसा आता है। आप कितना जानते हैं इंश्योरेंस के बारे में, आप कितना जानते हैं LIC के बारे में, उसकी फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। आपको जो पैसा आएगा वो सिर्फ कर्म का आएगा कि जो ज्ञान मैंने लिया उसको इस्तेमाल किया कि नहीं किया। अगर आप इस्तेमाल करने की आदत डालेंगे तो लिया हुआ हर ज्ञान आपको करोड़ों रुपए कमा करके देगा, लेकिन अगर आप ज्ञान को इस्तेमाल करने की आदत नहीं डालेंगे तो चाहे करोड़ों का ज्ञान लेते रहे, फूटी कौड़ी आपको मिलेगी नहीं। इन्हीं बातों के साथ में मैं वंस अगेन आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं आपके विकास अधिकारियों का कि जिनकी वजह से आप LIC में हैं और वो आपको लेकर के आए तो हमें आपसे मिलने का मौका मिला, है ना। तो आपका और आपके सभी विकास अधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद। और मैं हर ट्रेनिंग के अंदर एजेंट और DO का इस वजह से धन्यवाद करता हूं कि अगर हम बात करते हैं कि LIC को 64 साल हो गए तो 64 साल चलाया किसने? एजेंट और DO ने। अगर हम ये बोलते हैं कि LIC का मार्केट से 74% है तो किसकी वजह से? एजेंट और DO की वजह से। अगर LIC का प्रीमियम के अंदर मार्केट शेयर 66% है तो किसकी वजह से? एजेंट और DO की वजह से। अगर LIC हर साल 2500 करोड़ से ज्यादा रुपया भारत सरकार को देती है तो किसकी वजह से? तो एजेंट और DO की वजह से। तो इस महान ऑर्गेनाइजेशन को महान बनाने में जिनका सबसे बड़ा रोल है उन एजेंट और DO को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। भारत माता की जय एंड जय हिंद।